रिकॉर्डिंग है ना, डाउट्स डिस्कशन एंड कार्बन कंपाउंड वाला जो लास्ट पोर्शन बचा हुआ है। अच्छा, जो मैंने जो डीपीटीज भेजा है वो तुम लोग के लिए यूजफुल है कि नहीं है, पहले बताओ। यस सर। ठीक है, तो ऐसा हम लोग हर वीक 7-8 ऐसे डीपीटी करेंगे ऐसे करके ना। मैथ और बायोलॉजी के भी डीपीटीज हैं, फिजिक्स वाले डीपीटीज भी हैं, वो भी भेजेंगे। बट फिजिक्स का मॉड्यूल से भी सॉल्व कर रहे हो कि नहीं करते हो तुम लोग? यस सर। यस सर। मैं देखा ना मॉड्यूल में भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, अच्छे खासे हैं, है ना। ठीक है, और एनटीएससी बेटा 31 दिसंबर से पहले नहीं हो रहा है। सर आपका वो वीडियो 31 दिसंबर के बाद शिफ्ट हो गया है ना। सर आपका वीडियो पॉज हो गया था, आपकी आवाज भी नहीं आ रही थी अभी। अच्छा बेटा, मेरा वीडियो पॉज हो रहा है क्या? तो आवाज भी बीच में बंद हो जाती है। आवाज भी जा रही है। अच्छा, एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना, है ना। ये बच्चे क्लियर है अभी कि नहीं है? यस सर, अब ठीक है। यस सर। ठीक है, तो आवाज तो बहुत तेजी से आती थी यार इसमें, है ना। ठीक है, ओके। सो मैं बोल रहा था बेटा, एनटीएससी का डेट किसी बच्चे को पता है कि या आगे शिफ्ट हो गया है 31 दिसंबर के बाद? सर लोग तो कह रहे हैं कि 15 दिसंबर से पहले नहीं होगा, या फिर मतलब जनवरी में होगा मोस्टली। सर वापस पॉज हो गया, आवाज आ रहा है? सर आपका बीच में वीडियो पॉज हो गया था, सो लाइक कुछ सुनाई नहीं दिया और जस्ट प्लीज। अच्छा, और अभी क्लियर है? यस सर, अभी ठीक है एकदम, मतलब ऐसे वो बीच बीच में होता है। अच्छा, यस बच्चे, अभी आवाज क्लियर है कि नहीं है? यस सर। यस सर। एकदम अच्छे से आ रही है बच्चा? यस सर। ओके, चलो, जियो जिंदा। सर वापस चले गए। सर सर आवाज वापस नहीं आ रही है। अबे यार ऐसा ना बोलो। सच में क्या? सर मैंने आपको चैट में मैसेज डाला है, वापस गए क्या? Something is wrong. यस बच्चे, अभी हाँ सर। सर अभी आ रही है, लेकिन आपको नेटवर्क ही बहुत लो है। बट आवाज आ रहा है अच्छे से? आ रहा है सर। मैंने आपको एक चैट में मैसेज डाला है। अच्छा देखो, चैट में उस बच्चे ने मुझे मैसेज डाला है। क्या मैसेज डाला है भाई चैट में? एनटीएससी में क्या आ रहा है? तुम शायद एनटीएससी नहीं लिख पाओगे यार। अच्छा, could do DPT sent as you okay. अच्छा, इन 9th वाला बच्चा एनटीएससी नहीं लिख सकता है ना? नहीं लिख सकता है? नहीं लिख सकता है ना? 10th में होता है। हाँ, 10th में ही होता है ऐसा ना। 9th में वो बच्चा वो लिख सकता है ना, आईजेएसओ वो सब जो होता है। एनएससीजीएस। यस, एनएजीएस, होमी भाभा। होमी बाबा लिख सकता है। बट इस बार तो होमी बाबा मुझे लगता है प्रैक्टिकल वो सब तो हो ही नहीं पाएगा यार, ऐसे करके नहीं। और फर्स्ट स्टेज का भी श्योरिटी नहीं है कि वो भी होगा कि नहीं होगा।
हाँ कुछ तो है इस बार ऐसा इशू। चलो ठीक है, चलो पहले हम लोग पढ़ाई करते हैं। पहले पॉलीमर पहले पढ़ लेते हैं, जो बचा हुआ पोर्शन है कार्बोनेट कंपाउंड का। 10th क्लास में शायद पॉलीमर नहीं है, बट एज पर एनटीएससी या ओलंपियाड इज कंसर्न थोड़ा सा हम लोग याद रख सकते हैं हल्फल। क्लास 12th में वी हैव सेपरेट चैप्टर नोन एज पॉलीमर, है ना, क्लास 12th में। बट अभी के लिए ना जितना पोर्शन हम लोग समझ सकते हैं पॉलीमर का उतना लिख भी लेंगे और समझ भी लेंगे ऐसा। ठीक है, कुछ डाउट्स रहेगा तो हम लोग चैप्टर अभी जल्दी से पॉलीमर पढ़ के पहले बुकलेट के क्वेश्चंस करेंगे, फिर डीपीटीज के क्वेश्चंस करेंगे, एंड इफ वी हैव टाइम देन विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर आल्सो, है ना। ओके सर आप म्यूट हो गए। यस, मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? यस सर। सर अभी तक तो नहीं आ रहा था। यस सर, अब आ रहा है। बीच में डरा दे राजू मुझे लगता है। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि भाई ये बोर्ड दिख रहा है बेटा सब बच्चों को? यस हाँ सर। सर जी। यस ठीक। सो एज पर पॉलीमर इज कंसर्न, है ना, polymer, so you can say it is एक्सक्यूज मी सर। yes बच्चे बोलो। सर पॉलीमर ये सारी बातें थोड़ी सी चीज Polymer, तो 8th में भी बताई थी। yes बिल्कुल बताया होगा बेटा, है ना। so it is macro molecule या it consists macro molecule, बड़े बड़े molecule हैं उसमें। so it consists macro molecule which is formed by joining, let's say you can simply say repeating units known as monomer, है ना। so it consists macromolecule which is formed by joining repeating units known as monomers। so ऐसा कुछ समझ सकते थे। सपोज मेरे पास एक सब्सटेंस या एक ए है, तो बहुत सारे ए मिलकर कुछ देखो इस टाइप का बना सकते थे, ए बॉन्डेड विद ए बॉन्डेड विद ए बॉन्डेड विद ए एंड सो ऑन। सो हियर you can simply say it is monomer and you can say it is polymer। अच्छा, अगर दो मोनोमर जुड़ जाते तो उसका नाम होता है डाइमर। 3 monomer get attached, it is trimer. 4 monomer get attached, it is tetramer। and you can say in general अगर बहुत सारे मोनोमर जुड़ जाएं so it is known as पॉलीमर। yes, बहुत अच्छा बच्चा है। अच्छा, पॉलीमर बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। अगर हम लोग बेसिक क्लासिफिकेशन समझने की कोशिश करें, बहुत सारे थर्मोप्लास्टिक। यस बेटा, बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं। लेट्स से वन ऑफ द क्लासिफिकेशन मे बी सिंपली यू कैन से इट इज नेचुरल पॉलीमर Yes. and it may be let's say सिंथेटिक पॉलीमर। synthetic polymer, है ना। so it is synthetic polymer। अच्छा, कुछ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर भी होते हैं, मतलब दोनों के बीच का कुछ पोर्शन बेसिकली। सो नेचुरल पॉलीमर में कैन यू सजेस्ट एनी एग्जांपल ऑफ नेचुरल पॉलीमर? जैसा सिंपली यू कैन से सेलुलोज इज नेचुरल पॉलीमर, स्टार्च
The starch is natural polymer. Then proteins, comma, let's say natural rubber is the example of natural polymer. Synthetic, but honey and ghee is not the synthetic polymer. If you see, let's say synthetic polymer means you can say they are, let's say nylon, you can say, अच्छा, nylon you can say PVC. मतलब PVC क्या full form होगा? Polyvinyl chloride. Yes, polyvinyl chloride. You can say PVC का it is, let's PVC say, का pipe. yes, polyester. Apart from polyester, you can say it is, let's say Teflon. Apart from Teflon, polyester, PVC, कोई और? ये सब बच्चों ने नाम सुना होगा, आई होप। ये नाम सुना है? केवलार। Kevlar, no sir. Yes sir. कोई बच्चा CS नहीं खेलता? खेलते ना, वो आर्मर में यूज होता। अच्छा ठीक है। सो वही मैं बोल रहा था, कुछ बच्चों ने पक्का नाम सुना होगा, केवलार एटसेट्रा, लेट्स से, है ना? CS क्या है? CS क्या है? यस आदिनाथ, थोड़ा बताओ ये CS क्या है ना? गेम है, कॉन्ट्रा स्ट्राइक है ना? ठीक। हाँ काउंटर। ओके बेटा, ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन समझा है कि हम लोग समझ लेंगे कि ये, अच्छा, मेनली नेचुरल पॉलीमर्स हम लोग को बहुत ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है अभी। थोड़ा थोड़ा हम लोग नाइलॉन क्या है, पॉलिएस्टर क्या है, पीवीसी, टेफ्लॉन क्या है, थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे ऐसा करके, है ना? बेटा इसके अलावा और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं। जैसा एक क्लासिफिकेशन होता है एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। एक क्लासिफिकेशन हम लोग बोल सकते थे कि भाई वो फाइबर हो सकता है, इलास्टोमर हो सकता है, थर्मोसेटिंग हो सकता है ना, थर्मोप्लास्टिक हो सकता है। So let's say थर्मोप्लास्टिक पिघल सकता है, थर्मोसेटिंग नहीं पिघल सकता। अच्छा, बहुत अच्छा बच्चा है, चलो ना। सो एनीवे मतलब बहुत सारे और भी टाइप के क्लासिफिकेशन है। मैं फिर से बोल रहा था, क्लास 12th एनसीईआरटी में तो एक चैप्टर ही है पूरा पॉलीमर्स। और मैं आईटी दिल्ली में था तो वहां तो एक पूरा ब्रांच ही था भाई, पॉलीमर नाम का एक ब्रांच था जिसमें बीटेक डिग्री नहीं होती थी, सिर्फ एमटेक डिग्री थी उसमें, है ना? तो लोग सिर्फ पॉलीमर में सिर्फ एमटेक कर रहे होते हैं ना। यस बच्चे, लिखा इतना? सर एक डाउट है कि हाँ बोलो। जस्ट अ मिनट। यस बोलो। मोनोमर में आपने Na लिखा, N का क्या फुल फॉर्म है या फिर क्या मतलब है? N मींस बहुत सारे नंबर्स, लेट्स से, है ना? N रिपीटिंग यूनिट, N may be in the range of 5,000, 50,000, है ना? ओके, तो मतलब अगर जब ऐसे सिर्फ मोनोमर को करना है तो सिर्फ एक ही होगा, वो A होगा। और जब N यस मतलब मोनोमर मींस जैसे ये एक मोनोमर है, वो ऐसे N मोनोमर ले लेंगे तो सब जुड़ के लेट्स से पॉलीमर बन जाएगा। ओके सर। तुम लोगों को ना कुछ कुछ मोनोमर्स के नाम याद रखने हैं बेसिकली एज पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न। इस बच्चे जो भी हम लोग 8th 9th 10th में पढ़ते हैं साइंस में, सीबीएसई में पर्टिकुलरली, वही सब कुछ सारा मिला के थोड़ा एडवांस में 11th 12th है बेसिकली, है ना? यू कैन से 9th में 8th में जो एक सब टॉपिक तुम लोग पढ़ते होंगे 11th 12th में वही एक पूरा चैप्टर बन जाता है ना? सर यस बच्चे बोलो। सर जो पॉलीमर नाम का चैप्टर है ये अपने उसमें था सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स में। हाँ बेटा होगा, बिल्कुल होगा, है ना? तो ऐसा एक क्लास 12th में है चैप्टर केमिस्ट्री में।
यस बच्चे, इतना लिखा तुम लोगों ने जितना बोर्ड पे है? एक सेकंड Yes, sir. लास्ट वाले एग्जांपल्स लिख रहा हूँ बस, उसके बाद होगा। अच्छा, ये कुछ पता है कि ये सेलुलोज एंड स्टार्च का मोनोमर क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज, वेरी गुड। और प्रोटीन किसका मोनोमर, प्रोटीन किसका पॉलीमर है? Lipids. अमाइनो एसिड। अमाइनो Amino एसिड्स का, acids। थोड़ा लिपिड्स का नहीं होता है ना। और नेचुरल रबर के मोनोमर का नाम क्या है? ये पता है? नहीं है, ठीक है, नहीं नहीं sir. पता, ठीक है, आज हम लोग सीख भी लेंगे। उसका नाम आइसोप्रिन है ना। तो सेलुलोज एंड स्टार्च, ये जो दोनों हैं, सेलुलोज एंड स्टार्च, इनके लिए जो मोनोमर है इट इज ग्लूकोज। ऑब्वियसली protein is polymer of amino acids. We'll see later on, particularly it is polymer of alpha amino acids, है ना। तुम लोग समझेंगे अल्फा क्या है, बीटा क्या है ना? यस बच्चे, लिखा है इतना? हाँ sir. Okay. Now examples of synthetic fibers. है ना, इसको मतलब हम लोग सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर बोल सकते हैं ना। सो एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर, synthetic polymer, let's say first one, and one of the common one is nylon 66। जैसे नायलॉन बहुत सारे होते हैं, नायलॉन 66 होता है, नायलॉन 610 होता है, नायलॉन 6 होता है। नायलॉन इज जस्ट ए कॉमन टर्म, है ना। सो अगर मैं कॉमनली देखें तो हम लोग बाद में भी समझेंगे। इसके अलावा नायलॉन 6 है, इसके अलावा लेट्स से नायलॉन 610 है। इसके अलावा कुछ ऐसा भी होता है, देखो, नायलॉन 2, नायलॉन 10, ये एक ही है ना। Yes sir. वो कुछ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है ना। बट एनीवे, फिर हम लोग नायलॉन 6 के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सो मोनोमर्स of nylon 66। तो थोड़ा बहुत यहाँ समझ भी सकते हो किस तरह से हम लोग रिएक्शंस भी लिख सकते हैं। इट इज सपोज एक एसिड मेरे पास ऐसा है, इट इज COH एंड इट इज CH2 एंड COOH। CH2 का मीनिंग समझ में आ रहा है? COH है और फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, 4 टाइम, है ना। अच्छा, कॉमन नेम ऑफ दिस एसिड इज एडिपिक एसिड। Common name of this acid is adipic acid, and another is, let's say it is NH2 and it is CH2 and let's say it is another, let's say NH2. The common name of this compound is, it is hexamethylene and diamine. So adipic acid and hexamethylene diamine, when they are heated in a reactor at high pressure, you can say when they are heated in a reactor at high pressure, here you can simply imagine कि ये जो मैंने येलो बॉक्स बनाया वहां से H2O निकाल सकते थे हम लोग, और सब मिला के इसके यू कैन से N मॉलिक्यूल्स ले सकते थे। सपोज इसके हम लोग लेट्स से N मॉलिक्यूल्स ले सकते थे सपोज,
तो जो मेरे पास रिपीटिंग यूनिट बनता, I can represent the repeating unit as, this may be CO, it is nothing but let's say CH2 4, it is CO, it is NH, it is CH2 6, and let's say NH. So ये repeating unit होने वाला है let's say times of N. Now this polymer is known as nylon 6,6. तो नाइलॉन 6 के दो मोनोमर हैं, एक मोनोमर है एडिपिक एसिड और एक मोनोमर है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। जैसे 6,6 का मीनिंग है नंबर ऑफ कार्बन। जैसा इफ यू सी इस रिपीटिंग यूनिट में भी यहाँ जो एडिपिक एसिड से आया है, डू थिंक वहां भी 6 कार्बन है मिला के, और ये जो हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन वाला रिपीटिंग यूनिट है उसमें भी 6 कार्बन है, नाइलॉन 6,6। इस वजह समझ में आ रहा है क्या है? थोड़ा बहुत याद रख पाओगे इसमें से कि नहीं? कर पाएंगे सर। हाँ, थोड़ा बहुत, मतलब ऑब्वियसली अभी तो तुम लोग के पास ऐसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि भाई मोनोमर कौन कौन से हो सकते हैं, और उसमें 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, है ना? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही आएगा, अभी बोर्ड में तो नहीं है इतना, है ना? सर एक चीज थी, जैसे आपने जो बॉक्स बनाया वो येलो में, उसमें सर Yes. आपने एन भी इंक्लूड कर लिया, तो फिर बट सिर्फ हमें H2O ही चाहिए ना? हाँ, तो उसमें H ले ले बेटा उस साइड, उसमें क्या है, एक मतलब इसको तो चाहे तो मतलब रिएक्शंस दिखाने के लिए देखो इसको ऐसा लिख लो कि ये H और ये NH, अब ठीक है, और फिर इसको चाहे तो ऐसा फोड़ दो, ठीक है? यस सर, चलेगा। हाँ, तो नाइलॉन के क्या क्या यूजेस होते हैं भाई? Is used in making parachutes. यस, मतलब यस, जहां मतलब माउंटेनियरिंग रोप्स बनाने में यूज होता है। ऑब्वियसली नाइलॉन के लिए फिशिंग नेट बनाने में यूज होता है, फिशिंग लाइंस है ना, क्योंकि मतलब नाइलॉन एज ए फाइबर इट हैज वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। So as a fiber, nylon consists very high tensile strength. So mainly in ropes, fibers, tire cords, fishing lines, उन सब में यूज होने वाला है उसका। यस बच्चे, ऐसा लिखा है कि नहीं? सर एक सेकेंड। सर एक सेकंड सर प्लीज। सर ये जो नायलॉन 6,6 है, मतलब वो ऐसे कंटिन्यू होते रहता है नंबर ऑफ टाइम्स? यस बेटा, वो n नंबर ऑफ टाइम्स होगा तो ही तो लॉन्ग चेन्स बनेगी उसकी। मतलब यही सेम फिर से आते रहता है? यस यस, यही रिपीटिंग यूनिट है बेसिकली, जो मैंने येलो में लिखा है, येलो के ब्रैकेट में।
अच्छा बेटा, ये जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है वो नायलॉन 210 नहीं है, नायलॉन 2 नायलॉन 6 है बेटा, ये है ना। जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है जो मैंने ब्लैक में लिखा था वो नायलॉन 2 नायलॉन 6 होता है। यस बच्चे, लिख के हुआ ये? हो गया सर, प्लीज मूव टू फॉरवर्ड पेज। Okay, thank you. So second, let's say commonly used synthetic polymer is polyester. पॉलीएस्टर। अच्छा, पॉलीएस्टर में भी बहुत सारे टाइप के हैं। पॉलीएस्टर में जैसा फॉर एग्जाम्पल एक पॉलीमर का नाम है इसमें टेरिलीन, एक का नाम होता है ग्लिप्टल, है ना। एक पॉलीमर है यहाँ ग्लिप्टल, GLYPTAL, ग्लिप्टल। अच्छा, इसी में एक पॉलीमर जो है इट इज कॉर्डल। मेनली हम लोग ये पढ़ लेंगे यहाँ, है ना, टेरिलीन। सो एज पर टेरिलीन इज कंसर्न, बहुत सारे पॉलिस्टर होते हैं बेटा, है ना। सो यू कैन से monomers of टेरिलीन is एक एसिड है, इट इज नोन एज टेरिथैलिक एसिड, एंड एक कंपाउंड का नाम है इथिलीन ग्लाइकोल। ये कहीं पढ़ा था पहले ऐसे, इथिलीन ग्लाइकोल? यस सर, नाम तो सुना है लेकिन पता नहीं है वैसे। यस सर, सुना है कि आपने बताया था कि साइबेरिया में जब यस वो एंटी फ्रीज होता है। यस यस वेरी गुड। सो यहाँ ये टेरिथैलिक एसिड है ये, तो यू कैन सिंपली अज्यूम, लेट्स से इसके n मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं हम लोग। टेरिथैलिक एसिड के हम लोगों ने n मॉलिक्यूल्स ले लिए, है ना। सो n मॉलिक्यूल्स ऑफ टेरिथैलिक एसिड, and let's say if you take n molecules of ethylene glycol, if you take n molecules of, let's say, terephthalic acid and n molecules of ethylene glycol, again due to removal of H2O here you can again imagine ये कुछ इस टाइप का H2O निकल जाएगा। So due to removal of, let's say, NH2O, यहाँ ये जो पॉलीमर बन जाता, this polymer may be represented as, it is C double bond O, this may be, let's say, benzene, C double bond O, it is O, it is CH2, it is CH2 and O. Let's say this may be the repeating unit. So this polyester is known as teriline. सर Yes, बच्चे बोलो। सर मैं केमिकल रिएक्शन नहीं समझ पाया। कोई बात नहीं, बस तू ये समझ कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक अल्कोहल है। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के मिक्सिंग से क्या बन जाता था? फ्रूटी स्मेल ऑफ एस्टर बनता था, ऐसा कि नहीं? सर अच्छा, तो यस बेटे, पॉली एस्टर का मीनिंग वही है, एस्टर बार बार रिपीट हो रहा है, यही हो ना, पॉली एस्टर, है ना।
तो ये एस्टर का यूनिट बार बार रिपीट होने वाला है, जिससे बन जाता पॉलीएस्टर। मतलब अभी के लिए हाल फिलहाल बस तो उसके मोनोमर्स याद रखने की कोशिश कर, है ना। मोनोमर्स क्या क्या है? अबे लिखाया तो है, मोनोमर्स ऑफ टेरिलीन इज टेरिथैलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकोल। यस सर। बहुत अच्छा बच्चा है। देखो जिस बच्चे को पॉलीमर्स में इंटरेस्ट रहेगा थोड़ा और पढ़ने का कि नहीं और अच्छी चीजें क्या होती हैं पॉलीमर में, अभी से कुछ जानना है, मैं देखो तुम लोग के ग्रुप पे, मैं इस बच्चे को भी भेज देता हूँ। तुम लोग के ग्रुप पे देखो मैंने एक पीडीएफ भेजा है पॉलीमर को लेके, हम लोग अभी और भी पढ़ेंगे बट पॉलीमर के डेफिनेशंस को लेके है, काफी डिटेल में है वो, ऐसा करके मैं यूजुअली क्लास 12th वाले बच्चों को मैं भेजता हूँ उसको, बट तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा बीच में मन करेगा तो आगे क्या पढ़ने वाले हो उसका आइडिया तो ले ही सकते हो, ऐसा करके, है ना। यस, सो एज पर टेरिलीन इज कंसर्न, जो हम लोग शर्ट्स पहनते हैं वो पॉलिस्टर होता है कि नहीं होता? पॉलिस्टर होता है सर। होते हैं, कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ होता है। अच्छा, ये जो पॉलिएस्टर है ना, अगर हम लोग पॉलिएस्टर का शर्ट पहनेंगे तो बड़ा हार्श फील होता है स्किन पे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, फाइबर बनाने से पहले, फाइबर बनाने मतलब इसी इसी कहने के लिए टेरिलीन का ही दूसरा नाम डेक्रोन है। और यूजुअली जो हम लोग शर्ट्स पहनते हैं वो होता क्या है, टेरिलीन में कॉटन हम लोग मिला देते हैं एंड ये जो बन जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेरिकॉट, है ना। यस, तो जो शर्ट्स हम लोग पहनते हैं वो बनता है टेरिकॉट का, है ना, विच हैज ए मिक्सचर। हाँ यस बोलो। अरे हाइब्रिड वाला कॉन्सेप्ट भी अपन ने वो 8th क्लास में सीखा था, जैसे कि टेरिलीन प्लस वुल तो टेरीवुल, टेरिलीन प्लस कॉटन टेरिकॉट। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा। सो जो हम लोग शर्ट्स पहनते हैं वो मेनली टेरिकॉट होता है, विच इज द ब्लेंड ऑफ लेट्स से टेरिलीन एंड कॉटन, है ना। ठीक है भाई। ठीक है सर। ओके, अच्छा बच्चा है अंशुल, सबसे अच्छा बच्चा है। इसमें इतना लिख लिया तुम लोगों ने? लिख लिया सर। ओके, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। नेक्स्ट में लेट्स से हम लोग कुछ थर्ड में प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं थोड़ा सा। प्लास्टिक्स, अच्छा प्लास्टिक्स में सीधे सीधे मोनोमर एंड उसका पॉलीमर ही लिख लेते हैं। सो यू कैन सिंपली से एक कुछ इस टाइप का हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पॉलीमर्स लिख लेंगे, सेम दिस में बी लेट्स से मोनोमर क्या है उसका, और यहाँ एक दो यूजेस हम लोग लिख सकते हैं उसके, ठीक है। सो फर्स्ट एंड सिंपल या मोस्ट कॉमन इज दिस इज, यू कैन से इट इज पॉलीइथाइलीन, पॉलीथीन, है ना। फर्स्ट वन, दिस पॉलीमर इज लेट्स से polythene. So as the polythene is concerned,
its repeating unit may be represented as CH2, CH2 and N. हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉलीथीन को, है ना। पॉलीथीन का जो मोनोमर है वो क्या हो जाता है, इथीन, है ना। पॉली प्लस इथीन। So simply you can say its monomer is ethene। और क्या यूज होता है मेनली पॉलीथीन का, बैग। तो कैरी बैग्स Bag। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, मेन यूज तो वही है उसका आजकल, है ना। सो इट इज लेट्स से कैरी बैग्स बनाने के लिए यूज होता है, कैरी बैग्स, रेन कोट्स, है ना। कैरी बैग, रेन कोट। और आजकल तो Artificial flower। यस कोरोना के बाद ये जो वो होता है जो PPE के सब पहन के घूम रहा है, वो भी पॉलीथीन का ही होता है क्या? नहीं सर, वो पॉलीथीन का नहीं होता है। काइंड ऑफ कुछ वैसे होता है बट एग्जैक्टली वो नहीं होता। हाँ है तो पॉलीमर, पीईपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? PPE के PPE। पीपीई कुछ ऐसा ना। सर आर्टिफिशियल फ्लावर्स। यस आर्टिफिशियल फ्लावर, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सेकंड वन इज लेट्स से इट इज पॉलीविनाइल, है ना। पॉलीविनाइल क्लोराइड, सिंपली यू कैन से इट इज पीवीसी। और पीवीसी का जो रिपीटिंग यूनिट है इट इज CHNCl। और इस कंपाउंड का कॉमन नेम है विनाइल क्लोराइड। ना, इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है इट इज लेट्स से विनाइल क्लोराइड। क्या यूज होता होगा इसका, पीवीसी का? तो पाइप्स में। यस पाइप्स तो पक्का पक्का यूज होता है भाई। ये तो ये ऑब्वियसली पाइप्स में यूज होता है। कुछ और पीवीसी का यूज, बहुत सारी चीजें होती हैं पीवीसी। पाइप्स में होता है, इंसुलेटर में होता पीवीसी है। का पाइप। यस इंसुलेटर, जैसे पीवीसी की कोटिंग भी होती है ना, ये इलेक्ट्रिक वायर्स पे, है ना। यस सर। यस सर, सुना है ना। है। और टॉयज, जो प्लास्टिक के टॉयज होते हैं वो भी मेनली लेट्स से पीवीसी के ही बने होते हैं, है ना। थर्ड वन जो कुछ कॉमन से हैं वो हम लोग लिख लेते हैं, है ना, प्लास्टिक्स में। सो इट इज लेट्स से टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का मोनोमर क्या होता है बच्चे? Teflon is CF2 and CF2, so you can say it is tetrafluoro। तो जैसे उसका मतलब टेफ्लॉन का फॉर्मूला तो C2FN होता है क्योंकि फ्लोरीन n टाइम्स चलता जाता है, फिर वैसे Yes, कार्बन yes. So कार्बन। it is tetrafluoroethene। और इसका यूज क्या होता है मेनली? हैंडल्स ऑफ मतलब जो किचन में यू कैन से नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स या नॉन स्टिकी सरफेस, है ना। और हीट रेजिस्टेंट। यस बिल्कुल होता है। बट यूजली मतलब जो किचन में तवा होता है डोसा बनाने वाला, मेनली डोसा पराठा, है ना, जो स्टिक नहीं होता है ना, नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स में आता है। एक हम लोग और लिख सकते हैं, लेट्स से इट इज पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन का जो मोनोमर है इट इज दिस कंपाउंड बेंजीन CH2CH2। और इस कंपाउंड का नाम ही होता है स्टाइरीन। अच्छा पॉलीस्टाइरीन का मेनली यूजेस क्या होता है भाई? पॉलीस्टाइरीन, अच्छा मेनली यू कैन से वो पैकेजिंग मटेरियल है ना। याद है वो जो बबल्स रैप जो बनता है ना, तो आजकल तो हाँ सर। ई कॉमर्स आया है, इसका बड़ा यूज होता है। सो यू कैन से इट इज फॉर मेनली लेट्स से पैकेजिंग मटेरियल।
But sir, isn't styrene used to make latex and all that, artificial rubber and stuff? बट आर्टिफिशियल रबर या सिंथेटिक रबर इज समथिंग डिफरेंट. हम लोग पढ़ लेंगे कुछ, उसका नाम बोना एन बोना एस होता है, ऐसा है ना. बड़े पैकेजिंग मटेरियल है, इसके कप्स बन रहे होते हैं, जो प्लास्टिक कप होते हैं वो पॉलीस्टाइरीन के ही कप्स होते हैं, ऐसा करके है ना. यस सर. यस बोलो बेटा. ये वैसे थर्मोसेटिंग होता है ना. ये पॉलीस्टाइरीन थर्मोप्लास्टिक है बेटा. थर्मोसेटिंग वो सब पॉलीमर होते हैं. कुछ अगर नाम सुना हो तुम लोगों ने, बैकेलाइट. बैकेलाइट नाम सुना? बैकेलाइट या मेलामाइन तो पक्का नाम सुना होना चाहिए तुम लोगों ने. यस सर, बैकेलाइट सुना है सर. और मेलामाइन जिसका नॉन स्टिक ही बनता है. हाँ सर, दोनों सुना. नहीं, बैकेलाइट का नॉन स्टिक नहीं बनता. बैकेलाइट बेटा मेनली वो सब होता है जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं ना. यस सर, जैसे जो किचन में जो यूटेंसिल्स हैं उनके हैंडल्स भी उसी से बनते हैं. यस यस, जो हैंडल होता है उसका, लेट्स से है ना, सपोज है ना, यूटेंसिल्स के जो हैंडल नहीं होते होंगे वो उसके बनते हैं बैकेलाइट के. सर यस. मैं पॉलीस्टीरीन का इसलिए पूछ रहा था कि ये कप में जैसे कि चाय रखेंगे तो अगर थर्मोप्लास्टिक होगा तो कप पिघल जाएगा फिर. हाँ तो बेटा नहीं बेटा, थर्मोप्लास्टिक का मतलब ये नहीं होता कि मेल्ट हो जाएगा. वो ये बोलता है कि भाई बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके वो सॉफ्ट हो सकता है और उसको हम लोग रीमोल्ड कर सकते हैं. थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होता है, एक बार जिस शेप में आ गया अब उसको हम लोग दोबारा सॉफ्ट करके उसको रीमोल्ड नहीं कर सकते हैं ना. थर्मोसेटिंग अगर हम उसको धक्के से अगर जलाएंगे तो फिर वो जल जाएगा. बन जाएगा. हाँ मतलब वो जल जाएगा बट सॉफ्ट नहीं होगा, है ना. समझा? थर्मोसेटिंग सर, क्योंकि उसका रीजन ये होता है कि मतलब जैसे थर्मोप्लास्टिक में स्टेट चेन्स होते हैं जो ऊपर एक के ऊपर एक स्लाइड कर सकती हैं. यस, और थर्मोसेटिंग में क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर. यस सर, ग्रिड सॉर्ट ऑफ लिंक्स होते हैं. यस यस, बढ़िया, गुड, वेरी गुड. यस बेटा, ये एटलीस्ट ये चार थोड़े थोड़े याद रख लोगे बात के लिए, थोड़ा थोड़ा. यस सर, ये तो हो जाएंगे. हाँ सर. ठीक, बढ़िया. सर यस बोलो. सर आप अपनी रिकॉर्डिंग ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर देना और वेबसाइट में भी. हाँ ये उसमें मैं कुछ नहीं होता बेटा, यूट्यूब पे तो मैं डाल ही देता हूँ ऐसे करके, है ना. और YouTube से वो लिंक चला जाता है तुम लोगों के उस पे, अपना वेबसाइट पे, है ना. सर आपने देखा आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले वीडियो को 1.5 के व्यूज आ गए. हाँ वो तुम लोगों का नहीं है, वो 11th वाले बच्चों का है. पता है सर. हाँ वो 11th वाले बच्चों का है. देख रहे हैं कुछ बच्चे शायद देख रहे हैं उसमें, है ना. 1.5 से ऊपर चला गया है तो. यस बेटा, इतना देखा तो समझा तुम लोगों ने प्लास्टिक्स. एक चलो एक टाइप का हम लोग और पढ़ लेते हैं. इट इज रबर ना. रबर में भी हम लोग लेट्स से एक नेचुरल रबर पढ़ लेते हैं मेनली. सो यू कैन से लेट्स से नेचुरल रबर. कहाँ से मिलता है नेचुरल रबर? सर ट्री से. ट्री से मिलता है. क्या होता है उस ट्री का नाम क्या होता है? रबर ट्री. रबर ट्री, ठीक है. हाँ मतलब उससे एक मिल्क मतलब वाइट कलर का निकल रहा होता है, लेटेक्स बोलते हैं उसको, ऐसा करके ना. यस सर. सो नेचुरल रबर यू कैन से इट इज पॉलीमर ऑफ इट इज मोनोमर किसका होता है? किसका बेटा? इसका मोनोमर क्या है? हाँ. हाँ इसका मोनोमर का नाम होता है बेटा आइसोप्रिन. मैं स्ट्रक्चर भी बनाता हूँ उसका. आईयूपीएसी नेम भी तुम लोग चाहो तो कर सकते हो, बट इट इज द पॉलीमर ऑफ आइसोप्रिन. आइसोप्रिन जो कंपाउंड है वो देखो कुछ ऐसा दिखेगा. इट इज CH2 and let's say it is CH and it is CH3 and let's say it is CH2. तो ये इस कंपाउंड का लेट्स से पॉलीमर है ना.
तो ये होता क्या सर होगा, लेट्स से मोनोमर हाँ बेटा यही आइसोप्रीन ही इसका मोनोमर है बेटा ये। और सर पॉलीमर भी यही है। अबे पॉलीमर का नाम बेटा नेचुरल रबर है। सो आइसोप्रीन जुड़ के शायद ये बन जाता होगा, देखो ना ऐसा कुछ लिख लेते हैं हम लोग। It is CH2, it is CH, it is double bond, CH3 and CH2. This will be the repeating unit. और ये जो पॉलीमर है, it is known as natural rubber. सर Yes बच्चे बोलो। सर आपने ऊपर स्टेटमेंट में लिखा है इट इज द पॉलीमर ऑफ, It is the polymer of isoprene, means isoprene इसका मोनोमर है और मोनोमर को बार जोड़ के पॉलीमर बन जाएगा ऐसा। अच्छा सर। बेटा पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन मींस आइसोप्रीन उसका मोनोमर है ना, इसका मतलब नहीं। अच्छा सो यार ये नेचुरल रबर बड़े ही काम की चीज था यार, बड़े ही काम की चीज लिए था कि भाई ये सॉफ्ट था रिलेटिवली, है ना, किसी भी शेप में उसको मोल्ड किया जा सकता था आसानी से। तो जब स्टार्टिंग में रबर आया तो एकदम क्रांति आ गई, है ना। बट इसके साथ परेशानी क्या हो रहा था कि ये मतलब वैसे तो बहुत हार्ड होता था, बट जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता था ये एकदम ही सॉफ्ट हो जाता था, है ना। जो हाई टेम्परेचर है फिर किसी काम का नहीं हो पा रहा था। तो एक साइंटिस्ट था, एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, चार्ल्स गुडियर, है ना, नाम सुना है ऐसा? चार्ल्स के बाद क्या बोला? चार्ल्स गुडियर, मैं गुडियर टायर नहीं, गुडियर टायर्स का वो ना, हाँ भाई भाई उसी का होना है। तो चार्ल्स गुडियर एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट नहीं बोलूंगा मैं, केमिस्ट था ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो मतलब ठीक ठाक रिच बंदा था। उसने बोला कि यार चलो इस नेचुरल रबर में कुछ कुछ मिला के देखा जाए, और ये जो हाई टेम्परेचर पे सॉफ्ट हो जाता है, अगर ये नहीं हो तो हाई टेम्परेचर पे यूज होने वाली काफी सारी चीजें बनाई जा सकती हैं उससे, है ना। तो उसने उसमें कार्बन मिला के देखा, उसने उसमें लेट्स से आयरन के ट्रेसेस मिला के देखे, और मतलब यू नो कि मतलब अपना जो फार्म हाउस था उसमें शिफ्ट हो गया और पूरे टाइम एक्सपेरिमेंट ही करता रहा 5-6 साल, है ना। बैंकक्रप्ट हो गया, बीवी छोड़ के भाग गई, सब हो गया, है ना। लगा रहा बंदा। एक दिन, है ना, एक दिन धोखे से उसने सल्फर मिला दिया उसमें, है ना, तंग आके। सल्फर मिलाने से जो नेचुरल रबर था वो हाई टेम्परेचर पे भी सॉफ्ट नहीं हो रहा था, है ना। एंड दिस सल्फर इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, वल्केनाइज्ड रबर। नाम सुना है ऐसा? वल्केनाइज्ड रबर सर, जिसके हाँ, वो जब क्रिकेट में वो ग्लव्स रहता है ना मोटा मोटा, वो उससे ही बना रहता है। और मेन यूज है वल्केनाइज्ड रबर का टायर्स, है ना। तो टायर्स मींस ड्यू टू फ्रिक्शन हाई टेम्परेचर हो जाता, और सोचो अगर वो रबर के बने होते टायर तो भाई नॉर्मल रबर के, है ना, तो थोड़ी दूर चलने के बाद तुम्हारी गाड़ी रोड से चिपक जाती है ना। So it is the vulcanized rubber which is responsible, है ना। So सल्फर हम लोग समझेंगे क्रॉस लिंकिंग एजेंट होता है बेटा, है ना। चलो मैं इसको कुछ ऐसा लिख देते हैं यहाँ। लेट्स से सल्फर एंड हीटेड विद सल्फर, ऐसा समझ में आता है? हीट का सिंबल डेल्टा। Yes, sir. Okay. So if natural rubber is heated with sulfur, it give, you can simply say, cross-linked vulcanized rubber. Yes, sir. Cross-linked vulcanized rubber used in tires और वो भी पढ़ा है कि तुमने इबोनाइट रोड क्या होता है? ये लैब में, फिजिक्स लैब में कुछ इबोनाइट रोड ऐसा देखा है कि नहीं? नो सर, नहीं देखा। Yes, sir. Yes. वो एक रोड होता है ना जिसको हम लोग फ्रिक्शन से
उस पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाता है और वो यस कुछ सर, ग्लास का वो रॉड होता है। यस ग्लास का रोड, ग्लास नहीं होता वो टेक्निकली ना, ग्लास होता है वो गिर जाता है, टूट जाएगा वो, है ना, वो इबोनाइट बोलते हैं उसको, है ना। सो यूज्ड इन, वो प्लास्टिक होता है, यूज्ड इन इबोनाइट रोड। तो भाई बड़ा अच्छा से लिखा हुआ है तुम लोग के यहाँ नोट्स में भी कि भाई मतलब वर्ल्ड वार के टाइम पे जर्मनी को नेचुरल रबर का सप्लाई रोक दिया गया था बाहर से, है ना। किसने रोका था सर? मतलब वो बाकी जो कंट्रीज लड़ रहे थे साथ में, है ना। अंशुल तो जर्मनी ने क्या करा कि भाई नेचुरल रबर तुम लोग नहीं दोगे, मुझे नहीं सप्लाई करोगे, तो उसने सिंथेटिक रबर बना लिया, है ना। अच्छा, डू यू नो बहुत सारे डिस्कवरीज इंक्लूडिंग एलॉयज एंड ऑल दिस थिंग दे आर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार्स ओनली, है ना। सर यस बोलो। ये वर्ल्ड वॉर 1 की बात है, वर्ल्ड वॉर 2 की? वर्ल्ड वार 1 की बात है बेटा। सो उसने भाई सिंथेटिक रबर भी बना लिया, तो कुछ सिंथेटिक रबर के भी एक एग्जांपल लिख ही लो तुम लोग। सो इट इज सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर दो रबर हैं, एक का नाम होता है बूना एन और एक का नाम है बूना एस। एक का नाम है बूना एन और एक का नाम है बूना एस। मतलब उसके मोनोमर्स का नाम उनके नाम में ही छुपा हुआ होता है। बूना एन है ब्यूटाडाइन एक्रिलोनाइट्राइल विद सोडियम एज ए पॉलीमराइजिंग एजेंट Na। दूसरे का पॉलीमर मोनोमर्स होता है ब्यूटाडाइन स्टाइरीन, S फॉर स्टाइरीन एंड Na सोडियम एज ए पॉलीमराइजिंग एजेंट। लिख दूं मैं यहाँ मोनोमर्स कि नहीं? यस सर। तो लिख सर ही ये लेते दोनों उसके मोनोमर है। ना बेटा, ये पॉलीमर्स के एग्जाम्पल हैं सिंथेटिक रबर के, है ना। हाँ सर। जैसे इसका मोनोमर क्या क्या होता है, इसका एक मोनोमर है ब्यूटाडाइइन और इसका भी एक मोनोमर है ब्यूटाडाइइन, जो ये BU है नाम में, है ना। अच्छा, इसका दूसरा जो मोनोमर होता है इट इज नोन एज एक्रिलोनाइट्राइल। एक कंपाउंड है जो सीखोगे भी बाद में, इट इज एक्रिलोनाइट्राइल। और इसका जो दूसरा मोनोमर है इट इज, ये तो आज देखा भी हम लोगों ने, स्टाइरीन। देखा था कहीं ऐसा स्टाइरीन पॉलीस्टाइरीन में, है ना। यस सर। इन दोनों को मिला दो तो बूना N बन जाता है और इन दोनों को मिला दे तो बूना S बन जाता है। वेद you can simply say sodium Na as polymerizing agent, ऐसा बोल सकते हो, as polymerizing agent। क्या करता है? रेडिकल सप्लाई करता है, इलेक्ट्रॉन, वो सब बात की कहानी है, बाद में पढ़ेंगे ऐसा। सर ब्यूटाडीन दोनों का कॉमन है पॉलीमर, मोनोमर। यस बेटा, दोनों में ही ब्यूटाडीन है ना।
Bu है, जो नाम में Bu है वो दोनों में ही ब्यूटाडाइईन है। एक डाउट था फिर, मतलब N क्यों लिखा उसने, A क्यों नहीं लिखा, ब्यूना A क्यों नहीं लिखा? नेम्स का ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता, बस हम लोग सिर्फ डिकोड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, थोड़ा सा याद रखने के लिए, है ना। ठीक है सर। नेम्स का कोई लॉजिक नहीं होता यूजुअली, है ना। ओके सर। सर एक और चीज़ की, मतलब हमें लगता है कि मेटल्स बड़े काम की चीज़ होते हैं, बट असली से नॉन मेटल्स होते हैं, क्योंकि सल्फर भी मतलब इतने सारे काम में है। जैसे जो पहले एडिसन ने कहा, उसको लगा कि मतलब के बल्ब बनाने के लिए, बट वो भी नहीं, उसने फाइनली टंगस्टन यूज किया, नॉन मेटल। फिर जो चार्ल्स, टंगस्टन नॉन मेटल है बेटा, टंगस्टन इज हाईली मेटालिक, है ना। क्रोमियम वाले डी ब्लॉक एलिमेंट होता है बेटा, ट्रांजिशन मेटल है टंगस्टन। यस सर, 6 पीरियड में होता है ना टंगस्टन 6 क्रोमियम के नीचे बेटा, क्रोमियम वाले ग्रुप में है ना। बट ऑब्वियसली मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों का जो अर्थ है वो मेनली ऑर्गेनिक प्लैनेट है ना। यस सर। मतलब हम लोग का जो बॉडी में मतलब अराउंड 75% से ज्यादा कार्बन से बना हुआ है। 75% अराउंड कार्बन है ना। जो हम लोग फूड खाते हैं, टेबल में सपोज चपाती, मतलब प्लेट में चपाती, दाल, जो भी सब होता है वो सब मिला के भी 50% से ज्यादा कार्बन ही है वो, है ना। हम लोग जो कपड़े पहनते हैं, जो हम लोग प्लास्टिक यूज करते हैं, मेनली इट इज कार्बन, है ना। यस सर, कार्बन वैसे सारी जगह यूज होता है। यस, प्लांट्स कंसिस्ट कार्बन मेनली, है ना। सो मतलब पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम ही है ना अर्थ का, वो कार्बन है बेसिकली ना, कार्बन पे बेस्ड है। यस मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई, मे बी ऐसा कुछ हो सकता है कि दूसरे प्लैनेट पे कुछ ऐसे एलियन हो जो कार्बन पे बेस्ड ना हो, जहां की लाइफ नहीं पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। तो सर फिर उनकी लाइफ किस चीज पे बेस्ड होगी? उन लोगों की लाइफ, ये तुमने वो वाली मूवी देखी है देख कभी, एक इवोल्यूशन करके एक मूवी है। नो। नहीं सर। देखना, उसमें मतलब एलियन आते हैं अर्थ पे और फिर उनको मारने के लिए थोड़ा केमिस्ट्री यूज होता है ऐसे करके, है ना। मतलब उसमें बड़ा अच्छे से समझाया होता है कि भाई मतलब वहां तक भी हुआ होता है कि जैसे उसमें एक लॉजिक मारते समय मूवी में ये यूज किया गया था कि भाई हम लोगों का कार्बन बेस्ड इकोसिस्टम है ना पूरा का पूरा। यस तो सर। हम लोगों के लिए जो पॉइजन है वो लेड है ना। पीवी ये लेड, लॉजिक, हाँ सर। यस, ये लॉजिक भी यूज किया गया था उसमें कि भाई हम लोगों के लिए जो पॉइजन है वो लेड है। तो जो आए थे अपना एलियन, वो सब नाइट्रोजन पे बेस्ड थे, है ना। तो उसमें बाद में लॉजिक यूज किया गया था कि भाई उनके लिए जो पॉइजन है वो बिस्मथ होगा ऐसे करके, है ना। पीरियोडिक टेबल में सेम ग्रुप्स में है ना, लेट्स से सब चीजें। यस सर एग्जैक्टली। हाँ बोलो। जो पेंसिल की जो नोक होती है वो भी लीड से बनी हुई होती है। लेड पेंसिल में कितना परसेंट लेड होता है भाई? सर लेड, सॉरी सर, लेड नहीं होती, वो ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट होती है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि लेड पेंसिल में कितना परसेंटेज लेड है, तो 0% होता है। और जर्मन सिल्वर में कितना परसेंटेज सिल्वर होता है? 0% सिल्वर होता है ना। नाम है उसके बस बेटा वो ऐसा, ठीक है। सर जर्मन सिल्वर क्या होता है? बेटा जर्मन सिल्वर एक एलोय होता है बेटा। एलोयज पता है क्या होता है? हाँ सर, दो मेटल का दो मिक्सचर, मेटल। जैसे हाँ कि तो ब्रास। दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है ऐसे करके, है ना। मेटल्स अच्छा ये कब था? 9th क्लास में होता है एलोयज, कब होता है? 9th में सर। 9th में होगा ना कि भाई ब्रास ब्रोंज तो तुम लोग को याद भी होना चाहिए यार। यस सर, ये Yes. याद है।
सर ब्रास कौन कौन से मेटल का एलॉय होता है? शायद से जिंक और कॉपर, जिंक प्लस कॉपर ऐसा ही। अच्छा, और ब्रॉन्ज? ब्रॉन्ज पता है? ब्रास नहीं, ब्रोंज होता है। कौन सा, एक तो कॉपर था, फिर दूसरा क्या था? सर यस बच्चे बोलो। सर जैसे NSEC और JS जैसे एग्जाम्स के लिए क्या पॉलीमर्स वगैरह इम्पोर्टेंट है? हाँ बेटा बिल्कुल है ना, मतलब ये देख बोर्ड वाला तू कर लेगा है ना, बोर्ड वाला बेटा तू कर लेगा है ना, बट ये जो एक्स्ट्रा चीजें है ना यही डिटरमाइंड फैक्टर है उसमें, ऐसा कर कैसा बोल सकता है ना। ऑब्वियसली उनके लिए कोई सिलेबस तो डिफाइन नहीं है बेटा, है ना। जैसे देखो मैंने तुम लोगों को ये भी भेजा है, तुम लोग को मन करेगा तो कुछ एलॉयज के बारे में भी पढ़ सकते हो है ना, एटलीस्ट ब्रास ब्रॉन्ज उन सब के बारे में तो पढ़ ही सकते हो तुम लोग है ना। सर जो ब्रोंज का था, एक तो कॉपर पक्का, दूसरा मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा है। ब्रास में बेटा कॉपर एंड जिंक होता है, नहीं ब्रॉन्ज में कॉपर एंड टिन होता है। तो मैं ब्रोंज की बात कर रही हूँ, कॉपर याद है, उसके बाद दूसरा वाला मेरे को याद नहीं आया। टिन है बेटा ब्रॉन्ज में, सर कॉपर हो। यस सर सॉरी सर, मेरा एक क्वेश्चन है, मेटल कौन से दो मेटल्स का मिक्सचर से एलॉय बनता है? कौन से दो मेटल के? कोई भी मेटल्स के मिक्सचर से एलॉय बन सकता है, होमोजेनस मिक्सचर बन जाना चाहिए बस वो है ना। जैसे कि बताओ तो सर, कौन से मेटल से बना हुआ रहता है वो? कौन सा एलॉय? भाई तो बहुत सारे एलॉय देख, मैंने तेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ना 27 + 7 मतलब कितना हो गया, 27 + 7 34। 34 या 35 वैसे ही, यस 34 ही होना चाहिए सर। ठीक है सो देखो 34 35 एलॉयज का एक लिस्ट भेजा है मैंने तेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे है ना, देखना उसको। बहुत सारे एलॉयज भेजे हैं, ड्यूरालेमिन, मैग्नेलियम, एलिनिको, सोल्डर पता है क्या होता है? सर वो सर सोल्डरिंग मशीन में यूज होता है ना सोल्डरिंग वायर? मशीन में यूज होता है। यस वेरी सर गन मेटल, एलिनिको, बहुत सारा भेजा है। देखो नाइक्रोम वायर कहाँ यूज होता है? फ्यूज में। सर हीटर में। यस वेरी गुड, हीटर में। नाइक्रोम जैसे अच्छी चीज होते हैं, मतलब नाम से पता चल जाता है कि उसमें निकल और क्रोमियम तो होना ही चाहिए है ना। सर वो रेजिस्टेंट वायर रहते हैं सर हीटर में। यस उनका हाई टेम्परेचर होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस होता है ऐसे करके इलेक्ट्रिक। चलो अभी हम लोग पहले बुकलेट डिस्कस करते हैं बच्चे है ना, बुकलेट के डाउट डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग डीपीटीज के डाउट डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग कुछ और भी बातें करेंगे, ठीक है। अच्छा मैं इस वीक में तुम लोगों को पीरियोडिक टेबल के डीपीटीज भेज रहा हूं, ठीक है। यस पीरियोडिक टेबल तो पढ़ा है ना हम लोगों ने। हाँ सर, सर हाँ पढ़ा है। डी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट ऐसा करके है ना। या एक काम कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे, कुछ डीपीटीज में भेज दूंगा। ये हम लोगों ने डिटेल में नहीं पढ़ा था ना, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सिर्फ साइज देखा था मुझे याद है। सर पढ़ा था बट आपने सर मतलब वो इंक्रीज कैसे होता है डिक्रीज कैसे होता है वो पढ़ा है। यस सर एग्जैक्टली। आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था हम लोगों ने। नहीं इतना डिटेल में नहीं, जैसे मतलब आपने कहा था कि हाँ डिटेल में नहीं पढ़ा था, लेकिन हम लोग ने पढ़ा था लाइक। नहीं सर बहुत बेसिक पढ़ा था। हाँ हाँ बेसिक मतलब जैसे हम लोग ने वहां तक तो पढ़ा था मुझे याद है अच्छे से, कि अपने एटॉमिक साइज आयोनिक साइज तक तो है ना। यस सर वहाँ तक पढ़ा था। वहां तो अच्छे से भी पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक जैसे आयनिक ठीक है। हम लोग थोड़ा सा ये रिवाइज कर लेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है एंड देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ठीक है। सर थैंक यू सर, मेरी डाउट क्लियर हो गई। कौन से डाउट क्लियर हो गए तेरे? सर मैं जर्मन सिल्वर का देखना चाह रहा था, तो उसमें मैंने आपकी उन टेबल में देखा था, तो एलॉयज में मिक्सचर था कॉपर जिंक प्लस निकल। अरे बहुत अच्छा बच्चा है तो। यस बेटा पहले हम लोग बुकलेट के डाउट डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आई होप कुछ अच्छे बच्चों ने बुकलेट का एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 पूरा कर लिया है। अबजा ये बेटा एक्सरसाइज 3 में किसी बच्चे को डाउट है कुछ? कौन सा चैप्टर की सर? अबे कार्बन कंपाउंड
ये बेटा एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4 या मॉड्यूल में कुछ डाउट है किसी बच्चे को? तुमने सॉल्व किया कि नहीं किया? सर 4 का वो कॉम्प्रिहेंशन बाकी है। अच्छा 4 का बस एक जो कॉम्प्रिहेंशन है वो बाकी है, बाकी सारा हो गया कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, और कॉम्प्रिहेंशन तूने अटेम्प्ट नहीं किया या आया नहीं, क्या है? नहीं सर, वो किया नहीं। अच्छा ठीक है, करो। और भाग्यश्री ये तो सॉल्व कर रही कि नहीं सब? यस सर, कर दियो। अच्छा, और डाउट नहीं है उसमें तुझे? नहीं सर। अच्छा आदित्य तुमने सॉल्व किया है कि नहीं? आदित्य, अपर्णा, यस सर। तुमने सॉल्व किया था कि नहीं वो बुकलेट? यस सर। अच्छा एक कंफर्म करना है। हाँ बोलो। एक्सरसाइज 4 का सेक्शन ए में 1 है वो द कैटलिस्ट यूज्ड इन हार्वेस्ट प्रोसेसेस निकल, है ना? क्या क्या फिर से बोलो बेटा। द कैटलिस्ट यूज्ड इन हार्वेस्ट प्रोसेस, द फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 का सेक्शन ए का कौन सा क्वेश्चन है बेटा ये? फर्स्ट ही है एक्सरसाइज 4 का? तो बेटा एक्सरसाइज 4 का क्या? एक यस यस, बट जैसे निकल ही होता है ना हार्वेस्ट प्रोसेस, पूछना है मतलब ऐसे कि निकल ही होता है ना हार्वेस्ट नहीं प्रोसेस। नहीं, ये मुझे दिख नहीं रहा है बेटा मेरे एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4 का सेक्शन ए तो मतलब सीधे यही है ना, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन नहीं है उसमें। कहाँ बातें कर रहे हैं? ओ सॉरी सर, दूसरे चैप्टर को खोलिए, बट मैं ऐसे ही देख रहा था, सॉरी सॉरी। हाँ। और कौन सा प्रोसेस बोल रहा है बेटा? हार्वर्ड प्रोसेस। हार्बर या हैबर है? यस सर, हार्वर्ड प्रोसेस जो NH3 बनाता है N2 हाँ तो बेटा उसमें जो कैटलिस्ट होता है वो आयरन होता है। आयरन कैटलिस्ट होता है और मोलिबिडनम प्रोमोटर ऑफ कैटलिस्ट होता है। हाँ बोलो बच्चे। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो होता है बेटा जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। वो रिएक्टेंट नहीं होता, मींस वो कंज्यूम नहीं होता ड्यूरिंग द रिएक्शन, बट उसकी प्रेजेंस से रेट बढ़ जाता है, ऐसा करके, है ना? तो रिएक्शन में वो कुछ ऐसे मसाला डाल देता है। मसाला डाल देता है, बस ऐसा समझ सकता है। यूज नहीं होता है वो, है ना? जैसे मसाला तो यूज हो जाता है, वो कंज्यूम नहीं होता है टेक्निकली, है ना? तो कैटलिस्ट की डेफिनेशन ये होती है कि सब्सटेंस it can change the rate of reaction without consumed in the reaction, है ना? यस सर। यस सर एक डाउट था। हाँ बोल ना बेटा। सर नहीं, क्या एक्सरसाइज 4 का सेक्शन बी का 8th क्वेश्चन, 4 का सेक्शन बी का 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में 4 क्या है? डाइमिथाइल हेक्सेन। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो जब भी इसे उल्टा भी कर सकते हैं, अगर तू ऑप्शंस नहीं भी देखेगा तो भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। देखो ऐसा, तो 3, 4, 5 एंड 6, तो पहले तो ऐसे 6 कार्बन बना लिए हेक्सेन के कॉरेस्पॉन्डिंग, नहीं? हाँ और सर। यहाँ काउंट कर लो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। कौन कौन से कार्बन पे मिथाइल है? 3 पे है एंड 4 पे है। तो यहाँ एक कार्बन होगा और यहाँ एक कार्बन होगा, है ना? हाँ सर। यही होगा इसका स्ट्रक्चर। और हाँ इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए बस अब जा इसमें हम लोगों को 3 एंड मतलब बाकी जगह H H H आ जाएगा। हाँ। अब देखते हैं इसमें कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? ऐसा यस, देखो डी ऑप्शन ऐसा ही है बेटा। सर कैसे होगा वो नहीं समझ। डी ऑप्शन, अरे डी ऑप्शन यही तो है बेटा। देखो CH3 है, ये CH2 है, ये इसमें बस थोड़ा वैलेंसी का गड़बड़ है बेटा, ये ठीक कर लेना बस, है ना? सर ऐसे तो बी भी हो रहा है, क्योंकि अगर ये इसको ठीक कर लेना बेटा इसमें, ऐसा करके, है ना? अच्छा CH3 बी भी है, 1 2 3 4। अच्छा तो फिर बी तो पक्का पक्का सही है।
Yes, डी sir. एक बार को गलत हो सकता है क्योंकि इसमें CH2 CH3 इधर उधर कर दिए हैं, है ना? क्या है उसका आंसर, क्या दिया है बेटा? सर बी और सर डी बी और दोनों। डी। हाँ, बी एंड डी, बस डी में ये ठीक कर लेना बेटा, वो एच की मतलब एच के नंबर्स कार्बन में इधर उधर मिसप्रिंट हो गया है ना? हाँ सर, ठीक है। बी तो पक्का पक्का सही सही है बेटा, है ना? तो हाइड्रोजन इधर उधर मिसप्रिंट हो गया है डी ऑप्शन में, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। या बेटा इसमें कुछ डाउट है या हम लोग मैंने या आपको क्वेश्चन भेजा चैट में, देखो ना। अच्छा बिल्कुल देखूंगा मैं। यस, इस बच्चे ने चैट में क्या क्वेश्चन भेजा है? द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म कार्बन कंपाउंड विद 3 ब्रांचिंग। अच्छा, 3 ब्रांचिंग करने के लिए अगर वो साइक्लिक नहीं है, सो 1 2 3 4, तो मैं अगर एक ब्रांचिंग यहाँ कर दूं, एक ब्रांचिंग यहाँ कर दूं, एक ब्रांचिंग यहाँ कर दें, ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग? नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7, बेटा 7 आंसर था उसका कि नहीं? यस, क्या आंसर था उसका? भौमिक, क्या आंसर है उसका? सर आंसर मुझे भी नहीं पता, इसीलिए तो आपसे पूछा। सर वो डीपीटी का क्वेश्चन था। अच्छा, डीपीटी का क्वेश्चन था क्या? चलो अभी डीपीटी ही डिस्कस कर लेंगे हम लोग, उसमें अगर ये क्वेश्चन है तो आ भी जाएगा अभी, ठीक है? चलो अब पहले हम लोग डीपीटी डिस्कस कर लेते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। 1 मिनट रुकना बेटा, है ना? मैं भी जरा डीपीटी ओपन कर लेता हूँ। यस सर, एक्सरसाइज 4 में सेक्शन डी में एक ऑप्शन दिया है पी एल्केडाइन, वो क्या होता है सर? कहाँ है बेटा ये? एक्सरसाइज 4 में सेक्शन डी। सेक्शन डी में है? हाँ। अच्छा, एल्केडाइन, एल्केडाइन मींस बेटा इसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं, डाइईन मींस 2 डबल बॉन्ड्स। जैसा सपोज ये जो कंपाउंड है CH2CH CH एंड डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग देखो ब्यूटाडाइईन बोल सकते हैं बेटा, है ना? इसको हम लोग ब्यूटाडाइईन बोल सकते हैं, है ना? तो डाई अल्काडाइईन मींस वो एल्कीन जिसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है? यस सर। हाँ, बड़े। चलो भाई हम लोग डीपीटी 1 में आते हैं, जो लास्ट क्लास में तुम लोग को डीपीटीज मैंने भेजे थे। डीपीटी 1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो वही था ना, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। यस बच्चे बोलो। सर मेरे पास डीपीटी नहीं है। अच्छा, कौन? मैत्री तुम्हारे पास? हाँ सर। तो मैत्री मैं तुम्हें जरूर अभी तुम्हें भेज देता हूँ, फिर तुम्हें मैं मेन ग्रुप में ही ऐड कर देता हूँ आज व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है? ठीक है यस सर। मैत्री, देखो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, एटलीस्ट हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं वो तुम्हें जरूर समझ में आएगा, ठीक है? और सॉल्व तुम बाद में भी कर लेना, रुको, है ना? 1 मिनट। ये है अपना फाउंडेशन बैच। यस, कहाँ गए भाई? डीपीटीज बहुत सारे भेजे थे मैंने तुम लोगों को। कितने भेजे? 9 थे ना? 9। हाँ सर। बट मतलब हर एक डीपीटीज 15-20 मिनट्स में हो जाएगा नहीं? नहीं हो रहा था? लाइक 2-3 डीपीटीज सर लाइक 10 मिनट्स में हो जाएंगे इजीली, बिकॉज बहुत छोटे हैं। हाँ, चलो ये जो डीपीटीज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो यही है ना, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन मशीन बिकॉज इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड आल्सो इट हैज, क्या ऑप्शन होना चाहिए उसका आंसर? यस, उसका आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए। द लेयर ऑफ ग्रेफाइट कैन स्लिप ओवर ईच अदर, देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड एज लुब्रिकेंट, है ना? सर ये तो सेकंड वाला। इसीलिए मैंने सोचा। अच्छा, ये सेकंड वाला था क्या बेटा? यस सर। अच्छा, फर्स्ट वाला डीपीटी है। फर्स्ट वाला डीपीटी तो सबसे आसान है। चलो फर्स्ट वाला डीपीटी, गिव द पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर ऑफ कार्बन। पीरियड क्या है उसका? सेकंड
एंड ग्रुप क्या है उसका 14th, है ना? हाँ सर। अच्छा, नेम द अदर एलिमेंट ऑफ कार्बन फैमिली, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, है ना? नहीं? हाँ सर, सर और फ्लोरीन एक भी। फ्लेवियम करके कुछ तो था सर। वो तो हाँ, लास्ट वो में तो मतलब ठीक है, लेटर डिस्कवर हुआ, मतलब अभी के लिए लेड यू कैन से, मतलब अप टू 12th क्लास सिलेबस तो लेड को याद रख सकता है, अप टू लेड, है ना? इसमें ये सर तुम लोग सिर्फ सुनो, मैं इसके जो सॉल्यूशंस है ना, ये 1 लाइनर या 2 लाइनर सॉल्यूशंस जो रहेंगे, ये भी मैं तुम लोग को आज भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है? अच्छा, नेम 2 ऑर्गेनिक मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑर्गेनिज्म से भाई क्या क्या हम लोग को मिल सकता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस? CO2, सब स्पीशीज कार्बन तो पता डाइऑक्साइड। CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता है। तो क्यों? ये तो अच्छा चलो मुझे ये बताओ, चलो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है, चलो बताओ, है ना? सर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड है। यस, वेरी गुड, है ना? कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होना जरूरी है। जैसा सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है बच्चे, है ना? अच्छा, ये शायद देखो तुम लोगों ने पढ़ा भी रहेगा कि भाई इसमें एक कंपाउंड है मेरे पास ऐसा, अमोनियम साइनेट बोलते हैं उस कंपाउंड को हम लोग, है ना? दिस कंपाउंड इज नोन एज अमोनियम साइनेट, और इसको हीट करने पे, है ना, इसको हीट करने पे ये कंपाउंड बन गया था, कुछ पढ़ा है ऐसा? यूरिया। यस सर, ये फर्स्ट टाइम जो सिंथेसाइज किया था, जो लैब में। ये फर्स्ट टाइम जो सिंथेसाइज किया था। बेटा मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कि उसमें हाइड्रोकार्बन रेडिकल होना चाहिए या हाइड्रोकार्बन से वो डिराइव्ड होना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं, है ना? ओके सर। सर एक और चीज कि ये यस। साइंटिस्ट था वोलर नाम का, उसका सरनेम वोलर था, मैं नाम उसका फर्स्ट नेम भूल गया हूँ। किसका बेटा? जिस साइंटिस्ट ने पहली बार किया था ये? यस सर। यार वो तो मुझे भी याद नहीं है, देख लेना, नेट पर सर्च कर लेना, यूरिया लिख लेना, मतलब फर्स्ट टाइम यूरिया प्रोड्यूस्ड बाय, बस आ जाएगा नाम, है ना? सर मेरे को उसका सरनेम याद है, शायद फ्रेडरिक वोलर था शायद। ठीक है, ठीक, एक बार गूगल कर लेना बेटा, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये इसका मैं सॉल्यूशंस भेज दूंगा, ये है ना, गिव 2 एग्जांपल ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कोवैलेंट कंपाउंड, नहीं? हाँ सर वो तो हो गया। अच्छा चलो, गिव द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, आई होप ये बना लोगे, CH3COOH, हाँ सर। CH3। यस सब बना लिया सर। इसमें COOH फंक्शनल ग्रुप था ना? यस, COH बेटा फंक्शनल ग्रुप है ना? उसमें COOH एक फंक्शनल ग्रुप है, ऐसा करके, है ना? यस बेटा, 1 मिनट रुकना, है ना? उसमें COH फंक्शनल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है उस कंपाउंड का नाम। सो लेट्स से नेक्स्ट वाले मैं DPT पे आ जाऊंगा, अभी वो वाला भी देख लेंगे। क्या हो गया भाई मेरे इसको सिस्टम को, 1 मिनट। एक मिनट रुकना, है ना? I think someone was asking who synthesized urea for the first time. It's Frederick Wohler. मैंने वही बोला था। यस, फर्स्ट नेम याद नहीं था, सरनेम याद था मेरे को। नहीं, ये मेरा पेन ड्राइव क्यों नहीं रीड हो रहा है? 1 मिनट बेटा, है ना? एक ड्राइव मेरा रीड होना बंद हो गया है, जहां से मैं क्वेश्चंस देख रहा था।
एक मिनट चलो, इतने हम लोग बुकलेट के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, या तुम लोग के पास वो है क्या अपना डीपीटीज? यस सर। एक मिनट, चलो मैं भी यहाँ से डीपीटीज देख लूंगा, एक दो डीपीटीज तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे इतने। यस, दूसरा डीपीटी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले। अच्छा, दूसरे डीपीटीज में ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाता है बेटा डी, है ना? सॉरी बी, इट हैज ए लेयर स्ट्रक्चर। यस हाँ सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड? इट इज आइसोमर ऑफ ग्रेफाइट, इट सर आपकी आवाज बंद हो रही है। हाँ तो बी ऑप्शन उसका आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। आइसोमर तो नहीं बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम लोग? एलोट्रोप। एलोट्रोप्स एलोट्रोप है ना? बाकी है यस, बोलो। सर सॉरी टू इंटरप्ट, सर फर्स्ट का आंसर क्या था? फर्स्ट का आंसर बेटा इट हैज ए लेयर स्ट्रक्चर। भाई लेयर स्ट्रक्चर है तो ही तो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप कर सकता था, और इसलिए तो ल्यूब्रिकेंट होता है। ओके सर। ग्रेफाइट के 2 लेयर्स के बीच में वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा। ग्रेफाइट के 2 लेयर्स के बीच में वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना? ठीक है? यस बच्चे, मेरा आवाज आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं? यस सर, आ रहा है। यस सर। बट बीच में कभी-कभार मतलब गैप हो जाता है, पता नहीं क्यों। अच्छा, ये चलो मैं एक काम करता हूँ, तुम लोगों को ये जो डीपीटीज है ना, ये डीपीटीज का मैं सॉल्यूशंस भेज देता हूँ, उसमें अच्छे से सब लिखा हुआ है ऐसा करके, ठीक है? हम लोग ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये पढ़ लें पीरियोडिक का, चलेगा सर। है ना? मैं सॉल्यूशन ही भेज देता ना उसमें, मतलब ऐसे बताने का जरूरत ही नहीं है ना, तुम आराम से सॉल्यूशन चेक करो, मस्त है ना? और बाद में अगर सॉल्यूशन में भी डाउट होंगे तो आप नेक्स्ट क्लास में बता दोगे। बिल्कुल बिल्कुल यार, तो यूजुअली मतलब अच्छे से उसमें लिखा है तो सॉल्यूशन में डाउट होना नहीं चाहिए तुझे, है ना? हाँ ठीक है सर। ठीक, सो एज पर लेट्स से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर कंसर्न, लेट्स से जो क्लास 10th का लास्ट चैप्टर होता है सर, एज पर एनसीईआरटी बुक इज कंसर्न, है ना? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस पढ़ लिया था, पढ़ा था ऐसा मेंडली पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, डॉवर्नियर ट्रायड, न्यूलैंड ऑक्टेव, यस ना, ये सब पढ़ लिया था हम लोगों ने। प्लस वो सब भी देखा था हाउ टू प्रिडिक्ट ग्रुप नंबर कौन सा है, पीरियड नंबर कौन सा है। फिर हम लोग ये सब भी सीखा था ना कि ब्रिज एलिमेंट क्या होता है, एंड देन ट्रांजिशंस एलिमेंट क्या है, इनर ट्रांजिशंस एलिमेंट क्या है, हैलोजेंस का मीनिंग क्या है, अल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये सब सीखा था। यस सर। यस याद है, सब पढ़ाया था ऐसा। हाँ सर। ठीक, फिर सर यस बच्चे बोलो। सर एक बार बस क्या आप प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर का छोटा सा रिवीजन ले सकते हो? छोटा सा सर। यस मतलब जैसे मैं अगर सिंपल समझाने की कोशिश करूं, डीपीटीज भेज रहे हो ना? हाँ बेटा पीरियोडिक का मिल जाएगा, ऐसे करके पीरियोडिक के डीपीटीज मिल जाएंगे, और अपना ये जो कार्बन एंड कंपाउंड वाला था उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, है ना? सर मैंने आपको एक चैट में मैसेज डाला है। यस बच्चे, क्लास 9th के बेस पे जो सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है, यू कैन से वो होमी वाबा है, बट इस साल मुझे नहीं लगता कि होमी वाबा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी बच्चे को आइडिया है? पता नहीं, क्योंकि मेनली उसके लिए मतलब सेकंड राउंड में तो प्रैक्टिकल होता ही होता था ना, ऐसे करके। सर उसका फर्स्ट राउंड प्रोबेबली हो सकता है, क्योंकि एचबीसीएसई ने ना अपने नोटिफिकेशन में बोला जितने भी
जैसे NAC के जो एग्जाम्स होते हैं और होमी बाबा टाइप एंड प्रीआरएमओ टाइप वो सब जनवरी में शिफ्ट हो गए हैं। जनवरी में शिफ्ट हो गया, यस है ना। और मतलब जनवरी में भी देखो, मतलब बोर्ड भाई तुम लोग का बोर्ड के एग्जाम्स भी थोड़े थोड़े आगे शिफ्ट होंगे, स्कूल के एग्जाम्स भी शायद, है ना। पता The नहीं। 10th board's tentative date is 26th February. यस सर, एग्जैक्टली। पढ़ना ने मेरे क्या को बात कर रहे हो? सर पढ़ना ने मेरे को मैं बताया। ये सब चीजों पे सब गूगल अलर्ट लगा के रखी हूँ सब। अच्छा, तो बट फिर ये ओलंपियाड ये सब एग्जाम कैसे हो पाएंगे? सब पता नहीं। NTSC ये सब तो तभी 31st, मतलब ये जनवरी में ही होंगे सारे एग्जाम, अगर होंगे तो ऐसा करके, है ना। पता नहीं सर, क्योंकि बहुत से अगर देखोगे तो आप मतलब जैसे KVPY जो एग्जाम होता है क्लास 11th में, उसका डेट आ गया है बेटा, है ना। यस सर। KVPY क्लास 11 31 जनवरी को है, और उसमें 2 राउंड होते थे, एक रिटर्न राउंड होता था और एक इंटरव्यू राउंड होता था। तो इंटरव्यू राउंड नहीं होगा इस बार, सिर्फ रिटर्न होगा, ऐसा करके, है ना। तो सर फिर मतलब जो फर्स्ट वाले राउंड पे क्लासिफाई कर जाएंगे जो स्टूडेंट्स होंगे या कैंडिडेट्स होंगे। हाँ, मतलब फर्स्ट राउंड पे ही वो क्लियर कर जाएंगे, ऐसा करके, है ना। तो मुझे लगता है ना इस टाइप के जो भी एग्जाम्स हैं उनके साथ नंबर ऑफ लेयर्स कम कर देंगे यार, मुझे लगता है इस बार, है ना। जैसे अगर होमी बाबा होना है तो सिर्फ टेस्ट दिखा लेंगे, ऐसा करके, है ना। सर होमी बाबा का 16 फेब डेट दिया हुआ है गूगल में। 15 फेब 16। अरे 16 फेब ना, अरे भाई। और उसका फिर वो नहीं हो करेंगे, मुझे लगता है इस बार प्रैक्टिकल्स नहीं करेंगे, है ना। मैंने सिर्फ आपको रिटर्न, मैसेज डाला है चैट में। हाँ सिर्फ रिटर्न एग्जाम हो जाएगा बेटा, इसलिए उसका, है ना। ठीक है, अभी टाइम बेटा, होमी बाबा है 9th में, अच्छा सा एग्जाम, है ना। हाँ सर एक बार वापस से चेक करो मैंने हाँ, तो एक बार जैसे सिलेबस खत्म हो जाएगा तो दिसंबर से तुझे बहुत सारे मॉक टेस्ट लिखा देंगे बेटा होमी बाबा के, है ना। ये सर ठीक है, हाँ। सर So, पता anyway, नहीं जनवरी में NPAJS कंडक्ट करवा रहा है बट IJS तो कैंसिल हो गया। IJS तो क्या हो गया बेटा? सर IJS नेक्स्ट ईयर का कैंसिल हो गया है ना। हाँ, ये मतलब 31, ये जैसे अपना जो IAPT होता था ना, जो सीनियर ओलंपियाड्स होते थे, उसमें उन्होंने शिफ्ट कर दिया है कि जब भी होगा वो 31 दिसंबर के बाद होगा, अभी नहीं हो रहा है, ऐसा करके ऐसा बोल दिया है ना। बट मैं सोच रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स जैसे अगर जनवरी फरवरी में हो जाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा क्लास नहीं होगा। मतलब मे भी शायद कुछ एग्जाम्स हो ना बेटा इस बार, ऐसा भी हो सकता है। आपकी वो बात भी सही है वैसे सर, वो भी हो सकता है। जैसे वो शायद वो सब एग्जाम तो इस बार हो ही ना, जो SOF नहीं होता था, SOF ओलंपियाड, वो सब SOF इस साल के लिए आई थिंक कैंसिल हो गए हैं। हाँ, वो तो कैंसिल हो गए होंगे। हाँ सर सॉरी टू इंटरप्ट बट वो हो रहा है सर, कल भी मुझे मैसेज आया था यूनिफाइड काउंसिल का। SOF हो रहा है? यूनिफाइड काउंसिल का सर, यस सर, SOF NSTAC रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो गया सर, मुझे मैसेज आ गया था। अच्छा, और एग्जाम्स कब है, क्या बोल रहे हैं सर? एग्जाम की डेट अभी अनाउंस की नहीं है बट रजिस्ट्रेशन एंड होंगे 30 सितंबर को सर। अच्छा, मतलब SOF तो वैसे ही अपना वो, मतलब ये सब तो प्राइवेट एजेंसी होती है, पता है। SOF बट वो ऑनलाइन होंगे। यस, तो ये बताइए SOF का मेन बिजनेस क्या है? डेटा कलेक्शन, है ना। पता है ऐसा कि नहीं? नहीं सर। सर मतलब मतलब वो अक्रॉस द इंडिया सारे स्कूल्स के बच्चों का डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, ऐसा करके, है ना। सर उससे क्या ये करते हो? उससे होता क्या है, वो लीड्स बेटा बेचे जाते हैं, जैसे कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ही लीड्स खरीद लेती है ऐसे बच्चों का, है ना। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के फोन नहीं आते कि आपका बच्चा 9th क्लास में है। हाँ सर। हाँ, वो वहीं से तो आता है। हाँ सर पता है सर, जैसे कि कई में होता है वैसा। हाँ, वही वो तो SOF का मेन बायजूस बिजनेस। वेदांत वगैरह वगैरह। यस, वही सबको बेचा जाता है ऐसा करके, है ना। मेन बिजनेस वही है, ऐसा करके, है ना। कॉल कर करके बुला के पकाते हैं फिर। चलो आगे देखो, है ना। करते रहते हैं। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी, मतलब 2 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। एक है आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। एक है लेट्स से आयोनाइजेशन एनर्जी, टिपिकली इसका जो सिंबल है इट इज IE, आयोनाइजेशन एनर्जी। सो it is minimum energy
है ना, it is minimum energy used to remove electron from let's say, you can say 1 mole of atoms in gaseous phase. Ionization energy is the minimum energy used to remove electron from 1 mole of atom in gaseous phase. आई होप इस तरह की डेफिनेशन लिखाया था कि नहीं लिखाया था? लिखवाए थे। Yes sir. यस लिखवाया था, मुझे याद है। ऐसे IE1 IE2 क्या होता है वो भी लिखवाया। हाँ सर लिखाया था। ठीक है, तो इट इज जस्ट ए रिवीजन में इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इस वीक में तुम लोग को ये पीरियोडिक के डीपीटीज दूंगा ऐसे करके, है ना। तो ये सब रिवीजन ये लिखाया है, मुझे याद है डिटेल में, है ना। सो आयोनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन from 1 mole of atoms in gaseous phase, and similarly successive ionization energy can also defined, है ना। ऐसा हम लोग सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज को भी डिफाइन कर सकते थे। जैसा फॉर एग्जांपल सपोज मैग्नीशियम गैसियस था, इफ यू सप्लाई IE1 to this, it will convert into magnesium gaseous due to loss of electron. And if it is magnesium plus gaseous, if you supply IE2 energy to this, ये बन जाता मैग्नीशियम 2 प्लस गैसियस ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो IE1 हो जाता फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और IE2 हो जाता सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। यस, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, सिमिलरली सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, इस टाइप का। यस बच्चे, गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। Yes sir. Yes sir. सर सिमिलरली यस बच्चे बोलो। सर आपने भी बताया था ना कि I1 I2 में से मतलब कौन सा ज्यादा होता है कौन सा कम होता I2 है। is greater than I1 हमेशा। ये सब लिखाया था कि IE1 is always less than IE2 and so on, है ना। Sir, excuse me sir. यस बच्चे बोलो। Sir, what is IE1 and IE2? I cannot understand. अबे अलग भाई, तो बता रहा हूँ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। IE1 मींस फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, IE2 मींस सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मींस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हाउ मच एनर्जी यू हैव टू सप्लाई। IE2 मींस सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हाउ मच एनर्जी यू हैव टू सप्लाई, है ना। ठीक है, हाँ सर। बहुत अच्छा बच्चा। सो यू कैन से इन जनरल, है ना, इन जनरल ये भी शायद मैंने कहीं बताया है तुम लोगों को, आयोनाइजेशन एनर्जी, इन जनरल आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। यस सर, ये भी बता था। यस, जितना ज्यादा टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, जितना ज्यादा टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, है ना। सो अक्रॉस द पीरियड, मुझे ऐसा सब भी लिखाया है, मुझे याद है। इन जनरल आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए कि डिक्रीज होना चाहिए अक्रॉस द पीरियड? अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होना चाहिए बेटा, क्योंकि साइज डिक्रीज होता है ना। यस सर। और डाउन द ग्रुप जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी शुड डिक्रीज। तो किसी भी पीरियड में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी कौन से एलिमेंट का होगा बच्चे, किसी भी पीरियड में? सर लोएस्ट सबसे पहले नोबल गैसेस का होना चाहिए शायद, है ना। यस और मुझे यस क्या बेटा,
नोबल गैसेस का अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में साइज सबसे छोटा होगा। एंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज ये कुछ एटॉमिक का याद है कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड आर मोर स्टेबल और समथिंग लाइक दिस। हाँ सर। हाँ, तो नोबल गैसेस में फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सो इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर, है ना। इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर, है ना। तो इन जनरल, और ये क्या होता था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता था, कुछ याद है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता था? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मतलब ये भी पढ़ा था शायद, दोनों टर्म पढ़ा था मुझे याद है। आयोनाइजेशन एनर्जी भी पढ़ा था और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। तो वो इट इज द एनर्जी रिलीज जैसे जब 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 एटम्स इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। सो अंशुल, अभी बेटा उसका होमी बाबा का रजिस्ट्रेशन डेट नहीं आया है ना। सर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। होमी बाबा का हो गया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट? हाँ सर, गूगल में जब मैंने सर्च किया तो फिर वो डेट भी दिखा रहा था और रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड भी बता रहा था। अबे क्या बात कर रहा है, अभी जाकर जरा साइट पे देखो होमी बाबा के। अंशुल बेटा, होमी बाबा वो तो हमें स्कूल से मिलेगा ना सर, रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म। यस सर, वो तो स्कूल से मिलेगा, बट फिर भी एक डेट, टेंटेटिव डेट का आइडिया तो हो जाएगा ना, उसमें क्या है। क्योंकि बेटा पहले जो भी एग्जाम्स, यस सर, जैसे ही बाई चांस मान लो नहीं मिला, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे नहीं मिलता होमी बाबा का रजिस्ट्रेशन। सब मिल जाएगा बेटा, हम लोग करवा देंगे, कोई टेंशन नहीं, है ना। ठीक है सर, थैंक यू। नहीं तो फिर भी टेंशन हो जाती। नहीं एकदम टेंशन ना ले, पहले तो उस पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, है ना, इस साल। हाँ। सो इट इज, लेट्स से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता था भाई, सपोज अगर मेरे पास यहाँ क्लोरीन गैसियस है, if it gain one electron it will convert into chloride ion gaseous, and during this process some energy will released, है ना। So this energy released is known as electron affinity, है ना। ये जो energy released है, it is known as electron affinity. And which element has highest electron affinity? Chlorine. Very good, है ना। फ्लोरीन नहीं होता, क्लोरीन, है ना। क्लोरीन होता है सर, आपने बताया था एक एक्सेप्शन है। हाँ बिल्कुल बताया था बेटा, एक एक्सेप्शन है क्लोरीन का। तुम लोगों के पास वो नोट्स नहीं है लिखे हुए, जो मैंने नोट्स लिखाए थे तुम लोगों को? सर है सर, है ना सब? हाँ हाँ सर है। हाँ, तो वो नोट्स बेटा डिस्कस भी करोगे, ऐसा है ना। उन नोट्स से हम लोग को पढ़ना भी है बार बार, यही नोट्स हैं जो बाद में भी हम लोग को काम आने वाला है, ऐसा करके। और मुझे याद है तुम लोगों ने पीरियोडिक का सॉल्व किया था कि नहीं किया था? सर किया था, डिस्कस किया था। पीरियोडिक का मॉड्यूल तो सॉल्व किया था ना, मुझे याद है। नहीं सर, उस टाइम बहुत पहले था, जब मई में था, जब हमें मॉड्यूल्स मिली नहीं थी, याद करने दो, मिली थी नहीं, फोर्थ चैप्टर था। नहीं सर, उस टाइम नहीं मिली थी हमें, कभी बाद में जाके मिली थी, जैसे जब ये हम केमिकल कर रहे थे, केमिकल इक्वेशन का, तब मिली थी शायद, तभी तो उस टाइम पे मिली। अच्छा, मॉड्यूल्स नहीं मिला है जब तक तुम लोगों को? नहीं सर, ये शायद ये चैप्टर मई के सेकंड वीक या कुछ ऐसे हुआ था। अच्छा, पहले ही पढ़ लिया था। ठीक है, चलो इस वीक में फिर केमिकल, ये तो वैसे भी कार्बोनेट्स कंपाउंड का टारगेट तो वैसे भी कंप्लीट हो गया है ना। यस सर, हो गया। हाँ सर। चलो तो फिर ये पीरियोडिक टेबल वाला भी तुम लोग कंप्लीट करना है, ऐसे करके, है ना, पीरियोडिक टेबल इस बार। ठीक है, सो इस बार हम लोग पीरियोडिक टेबल करेंगे, उसके डीपीटीज करेंगे। और मैं फिर से बोला हूं ना, इसका ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट जरूर किया करो, जिसमें एक्सरसाइज 3 होता है, एक्सरसाइज 4 होता है ना। ऐसे वो तो आसान भी होता है ना, वो जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए। मुझे लगता है सर 2 घंटे बैठोगे तो पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाता है ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स का। हाँ सर। यस सर, है ना, आराम से होता है वो। ठीक है, तो यस बच्चे बोलो। सर रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं है इसका। अभी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुआ ना? नहीं सर, नहीं हुआ। हाँ, मैं वही बोल रहा था ना, इस
एग्जाम्स तो बेटा कैंसिल ही हो गए हैं, है ना। और नहीं जो सर, पर डेट वो पक्का बता रहा है कि 16 फरवरी 2020 को होने वाला है एग्जाम। अच्छा होने वाला है, तो अभी तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। यस बच्चे बोलो। अपर्णा कुछ बोल रही है तुम? नहीं सर कुछ। अच्छा देखो शायद मतलब 15 सितंबर तक आते आते ना थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाए एग्जाम्स के बारे में, तो पूरा एक कैलेंडर ही मैं तुम लोग के साथ शेयर कर दूंगा ऐसे करके, है ना। थैंक यू सर। ठीक है कि मतलब कब कब एग्जाम्स हो रहा है, क्योंकि अभी तो जैसे पहले मुझे याद है अपना IAPT की डेट्स आ गई थी नवंबर लास्ट वीक में, बट अब उसमें लिख दिया गया है कि 31 दिसंबर के बाद होगा कभी ऐसा करके, है ना। तो बीच में फिर हटा दिए थे, उसके बाद काफी टाइम बाद वापस डाले थे डेट्स अपनी साइट पे उन्होंने। इसमें सर IAPT साइट पे पहले उन्होंने लिखे थे, उनके बाद उन्होंने हटा दिए और फिर कई टाइम तक ऐसे खाली रहा था, उसके बाद अभी कह रहे कि हाँ 31 या कुछ उसके बाद होंगे ऐसे कुछ। हाँ। अरे मतलब परेशानी ये है ना, इस तरह के जो एग्जाम हैं वो अक्रॉस द इंडिया होते हैं, है ना। तो मतलब जैसे मुंबई में तो लोगों का ठीक है, कोरोना का डर थोड़ा थोड़ा निकल रहा है ना, बट यू सी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, है ना, जहां कोरोना के नए केसेस अब आने स्टार्ट हुए हैं, है ना, वहां तो लॉकडाउन एकदम पीक पे है वही काफी जगह, है ना। जैसे कि मतलब जैसे पहले सपोज जैसे वहां नहीं था, आजकल मैं देखता हूँ ना, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स या सर उत्तराखंड साइड में, यस आसाम में, मणिपुर में, वहां सब तो बहुत सारे केसेस अब आ रहे हैं। सर एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चे बोलो। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी तो जैसे कि बॉम्बे में केस 33% हो रहा है, जैसे ही वो 40% आएगा तो मैंने खबरों में देखा था कि हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी जिससे कोरोना वायरस उधर ही स्टॉप हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, तू ऐसा बोलेगा कि सबको होके चला जाएगा, है ना। सर हाँ सर अभी बोल रहे थे कि 21 नवंबर से स्कूल होने वाला है। नहीं 21 सितंबर से एक गाइडलाइंस आने वाला था स्कूल्स के लिए कि स्कूल्स ओपन हो सकता है। स्कूल ओपन हो सकता है मींस किसी बच्चे को फोर्स नहीं कर सकता है स्कूल, किसी बच्चे को फोर्स नहीं कर सकता है, बट 9 से 12th के बच्चों के लिए तुम ओपन कर सकते हो स्कूल, ऐसा डिपेंडिंग ऑन योर लोकेलिटी ऐसा करके। वो आने वाला था, अभी तो आया नहीं है फिर क्लियरली, 21 सितंबर से आने वाला था, है ना। बट उसमें वो क्लियर गाइडलाइंस में लिखा था कि भाई अगर पेरेंट्स बच्चे को भेज रहे हैं स्कूल में तो पेरेंट्स को एक लिख के देना पड़ेगा कि भाई स्कूल अथॉरिटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कि भाई अगर बच्चे को इन्फेक्टेड वो सब होगा ऐसे करके, है ना। बट कौन पेरेंट्स लिख के देगा यार ऐसे। वही ना सर, कोई नहीं लेना चाहता एक्चुअली स्कूल वाले। सर कौन डालेगा स्कूल में, कोई जाएगा ही। कोरोना चल रहा है। हाँ, तो मुझे लगता है पर्सनली दिवाली से पहले फिजिकल लेक्चर्स नहीं होने वाले, कहीं नहीं होने वाले, है ना। हाँ भाई फिजिकल तो नहीं होने वाला, दिवाली के बाद शायद हो सकता है। और मुझे लगता है यार अप टू 8th क्लास तो शायद पूरा सेशन ही निकल जाएगा इस साल, है ना। मतलब 8th क्लास तक के बच्चों को तो नहीं बुला रहे यार, मुझे नहीं लगता है बुलाएंगे। हाँ 9th से लेकर 12th का मे भी शायद दिवाली के बाद थोड़ा सा ओपन कर दें लोग, है ना। यस सर। सर एक और चीज जैसे आपने लास्ट बताया था कि जब हमारे फिजिकल लेक्चर्स होंगे तो फिर मतलब कब से होंगे, मतलब नेरुल में कब से होंगे, कुछ आइडिया? नेरुल में या खारघर में मतलब यू कैन से 1 अक्टूबर से टीचर्स अवेलेबल होने स्टार्ट हो जाएंगे ऐसे करके, है ना। तो बड़ा ग्रुप में तो नहीं बुलाएंगे, बट सपोज इफ यू वांट टू इंटरेक्ट फिजिकली कि सर मैं ये चैप्टर है इसमें मेरे ये डाउट्स बन रहे हैं, तो इस वीक में किस दिन मैं आ सकता हूँ सेंटर पे अकेले, तो उस दिन आके डिस्कस कर लेना ऐसे करके, है ना। कि ऐसे खारघर में भाई वीक में किसी भी एक दिन कोई ना कोई एक टीचर तुम लोगों को मिल जाएगा ऐसे करके स्कूल में, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ लेक्चर्स होना थोड़ा सा भी मुश्किल है यार। लेक्चर्स होना इसलिए मुश्किल है कि यू नो ना भाई 2 बच्चे अगर साथ में आ रहे हैं स्कूल तो यार वो एक दूसरे के साथ टिफिन ना शेयर करें, मारपीट ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता यार, है ना। वो तो सर है ना, तो मतलब वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ जाती है यार स्कूल में अचानक से, है ना। सर हाँ बोलो बेटा। सर अभी तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसीजन देने वाली थी ना कि कोचिंग्स खोलेंगे कि नहीं, क्योंकि कुछ
कोचिंग के कुछ कमिटी ने एक्चुअली कंप्लेंट डाली थी क्योंकि कोचिंग का 70% बिजनेस हिट हो गया है ना वायरस की वजह से, तो शायद यार वो वो लोग भी ठीक है भाई, अरे कोचिंग का क्या बेटा, हर एक का बिजनेस डाउन हुआ है ना। मैं कल परसों देख रहा था कि खारघर में, सिर्फ खारघर में 600 शॉप्स जो रेंट पे थी वो बंद हो गई है ना, 600 है ना। मतलब बेटा सबकी हालत खराब है ना। मैं तो देखता हूँ ना कि जहां हम लोगों ने जैसे नेरुल में हमने वो सेंटर लिया हुआ था, तो नेरुल स्टेशन के एकदम सामने ना कोचिंग हब था, सब मतलब कहीं रेंट पे जगह ही नहीं बची थी, कोचिंग ने सब ले ली थी है ना। आजकल मैं जाके देखता हूँ तो सब बंद हो गया है, सब बंद है ऐसा करके है ना। मतलब काफी लोग तो कोचिंग वाले जो लोग थे ना, जो रेंट पे लिया था, वो वापिस में नहीं आ रहे। ओनर को उन्होंने रेंट दे नहीं रहे, तो ओनर्स ने उनके बेंचे सब निकाल के फेंक दिया है ऐसा करके। वो बेंचेस लेने भी नहीं आ रहे अभी है ना। तो सब जगह हिट हुआ है बेटा। बट मतलब ये पहले स्कूल ओपन होगा बेटा, कोचिंग उसके बाद ओपन होगा। द रीजन इज यूजुअली स्कूल के क्लासरूम ना इतने स्पेसियस होते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ना रिलेटिवली आसान होता है। नहीं, कोचिंग क्लासेस के यार क्लासरूम ही इतने कॉम्पैक्ट होते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग है ना। एंड देन ऑब्वियसली मतलब यार कोचिंग में क्या होता है ना, यूजुअली क्लोज रूम में एसी वो सब होता है ना। जैसे स्कूल में तो विंडोज ओपन कर देंगे, एसी नहीं चलेगा, या एसी तो यूजुअली होता भी नहीं है स्कूल में है ना। सर यस बोलो बेटा। जैसे ही लॉकडाउन टूटेगा अपन को फिर 80 मार्क्स टेस्ट के लिए प्रिपेयर अप होना पड़ेगा। नहीं अभी नहीं होगा, अभी एकदम टेंशन ना ले, अभी घर पे बैठ के आराम से पढ़ो, खाओ पियो है ना। सर एक रिक्वेस्ट थी। हाँ बोले सर क्या जैसे आपने जो डीपीटीज दिए ना, मैंने देखा बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे सर बेसिक्स क्लियर करने में। तो आप क्या दूसरे सब्जेक्ट के टीचर्स को भी बोल सकते हो देने? बिल्कुल बोलेंगे बेटा है ना। तो प्लीज अपना बायो वाले सर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? So, वो एक चैप्टर जो पूरा बायो खत्म के होता है लाइक पूरा एक देते हैं कि लाइक शॉर्ट वर्ड एंड लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए एक सब्जेक्टिव टेस्ट 17-18 क्वेश्चंस सब्जेक्टिव देते हैं लिखने। अच्छा ठीक है, चलो मैं उनको भी बोल दूंगा कि ऐसा जैसे केमिस्ट्री का मैंने भेजा है हम लोग के पास सारा है ना। मतलब प्लानिंग तो ये था ना कि जब फिजिकल लेक्चर्स होगा तो हर लेक्चर में एक प्रिंट आउट निकाल के दिया करेंगे ऐसा करके ना। बट यू नो वो सारी प्लानिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है सारी है ना। तो हर लेक्चर में तुम लोग को एक डीपीटी मिलता, वो पर्पस ये था डेली प्रैक्टिस टेस्ट है ना। तो हर लेक्चर के बाद लेक्चर में रुका के वही लिख के जाऊंगे तुम, ऐसा पर्पस था है ना। ठीक है युवराज, तुम्हारा हो जाएगा, मिल जाएगा ठीक है सर। थैंक यू सर। जैसे ही आपको कोई मम्मी पापा के बारे में थोड़ा सा भी पता चले तो प्लीज अरे बिल्कुल बेटा। बट यूजुअली ना सारे ये एग्जाम्स नवंबर के फर्स्ट वीक में हो जाते हैं, नवंबर फर्स्ट वीक, अक्टूबर लास्ट में आके है ना। यस सर। सारे एग्जाम तो उस टाइम वो टेंटेटिव डेट सब पता होता था, रजिस्ट्रेशन कब होना ओपन हो गया। इस साल यार मतलब अभी अगर वेबसाइट कुछ दिख रहा है तो जरूरी नहीं है 15 डेज बाद वही दिख रहा है ना। यस तो चेंज हो जा रहा है ना सर। काफी ज्यादा बोल दिया, वो 1-2 दिन भी बहुत होता है, वो 1-2 दिन में भी चेंज होता रहता है हर बार। तो 1-2 दिन में भी चेंज हो रहा है तो मतलब अभी, बट ये है कि अभी डेट्स नहीं आया है बेटा, ये कंफर्म है। मतलब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है होमी बाबा का है ना। हाँ सर, डेट कंफर्म हो गई है पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है स्टार्ट। 16 फेब हो गया है, डेट फिक्स हो गई। वो तो सर चेक मैं पूरा करना पड़ेगा कैलेंडर ही शेयर कर दूंगा गूगल में जाके। हाँ मैं पूरा कैलेंडर शेयर कर दूंगा, या जब रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट होगा तो भी बता देंगे बेटा से है ना। ठीक है मैं यस बच्चे बोलो। सर इस बार अपने आईजीएसओ के लिए क्या केमिस्ट्री के लिए स्ट्रैटेजी रहने वाली है? बेटा मुझे लगता है ना मतलब एक तो बड़ा सिंपल सा है कि अपना मतलब फर्स्ट राउंड के लिए तो जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उससे हो जाएगा बेटा, फर्स्ट राउंड के लिए ना। हाँ सेकंड राउंड में ना यार वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है डिटेल में ना, वो सब फेराडेज लोग पूछ लेते हैं बेटा, ओलंपियाड जूनियर साइंस ओलंपियाड है ना।
तो मतलब जो फर्स्ट राउंड है ना उसके लिए तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो मॉड्यूल के क्वेश्चन है ना बस वो पढ़। सेकंड राउंड के लिए हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे बेटा, और एक्स्ट्रा चैप्टर भी पढ़ने पड़ेंगे हम लोगों को, है ना। जैसे मुझे याद है वो सेकंड राउंड में वो बहुत पूछ लेता है यार, रिडॉक्स टाइट्रेशन भी पूछ लेता है ना। रिडॉक्स टाइट्रेशन, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, उसके क्वेश्चंस भी बहुत सारे देखे हैं मैंने, है ना। यस बच्चे बोलो। सर होमी बाबा का आप मेरे को रफ स्केच बता सकते हो कि उसमें क्या क्या आता है? नाइन्थ का सिलेबस है ना। ये देखो इन लोगों ने लास्ट ईयर दिया भी होगा ना बच्चों ने। यस हाँ सर दिया। हाँ क्या क्या सिलेबस रहता है? मेनली 9th का सिलेबस रहता है ना। हाँ सर 9th का साइंस है। 9th का साइंस स्टेट बोर्ड रहता है सर, रादर देन सर इसमें पर आप कौन से एग्जाम की बात कर रहे हैं? 9th की टेक्स्ट बुक पढ़ लो तो फर्स्ट लेवल तो पक्का क्लियर है। ये तुम लोग के पास ये महाराष्ट्र बोर्ड के अपना सिविक्स इन सब के बुक्स हैं कि नहीं है? नहीं सर नहीं है सर। मेरे कौन पास से स्टैंडर्ड के? मैं सबका पीडीएफ तुम लोग के साथ शेयर कर दूं? यस चलेगा सर। टेम्पररी कौन से स्टैंडर्ड के लिए बताओ तो। बेटा वो एनटीएससी के लिए है, तो उसमें 10th क्लास का आता है बेसिकली। तो 10th क्लास का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स 9th क्लास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? 9th क्लास वाले भी अप्लाई करते हैं उसको? नहीं बेटा, एनटीएससी में 9th क्लास वाले नहीं करते, उसमें होमी बाबा में 9th वाले क्लास वाले करते हैं, और जूनियर साइंस ओलंपियाड में 9th वाले बच्चे कर सकते हैं। आरएमओ में 9th वाला बच्चा कर सकता है ना। हाँ सर आरएमओ में जाते हैं। यस 9th क्लास में समझ लो कि तेरे पास 3 एग्जाम होते हैं, है ना। होमी बाबा, आरएमओ और अपना जूनियर साइंस ओलंपियाड, है ना। तो जूनियर साइंस ओलंपियाड होने वाला है इस बार? क्या सर जूनियर साइंस ओलंपियाड होने वाला है इस बार? यार अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है बेटा उस चीज का, है ना। सर यस बोलो बेटा। सर इस बार आपके किसी स्टूडेंट ने मेंस दिया था क्या, सितंबर एडिशन? हाँ दिया था ना बेटा, वो तो अब क्या तो फाइनली सबका रैंक भी आ गया है। अपना स्कूल में वो था ना हर्ष लुल्ला। यस सर। उसका ऑल इंडिया रैंक 90 आया है, 90। मतलब बहुत अच्छा रैंक होता है ऑल इंडिया रैंक विदिन 100। हाँ सर। सर मतलब 1000 लोगों में से 90। वाह। हाँ, मैं बताता हूँ ना, मेरे पास पूरा लिस्ट है अपने स्कूल वाले बच्चों का, बताता हूँ देखो, है ना, किसका क्या क्या रैंक आया है। मतलब जेई मेन का जो एग्जाम होता है ना वो थोड़ा सा आर्बिट होता है, मतलब वो परसेंटाइल का गेम होता है। कई बार अच्छे मार्क्स आने के बाद भी उतना परसेंटाइल नहीं मिलता है ना, ऐसा भी है। सर बैड लक होता है। बैड लक के लिए पास होने के लिए चाहिए परसेंटेज 99। मैं बताता हूँ ना कि अपना हर्ष लुल्ला को है 90, एक विनायक करके बच्चा है स्कूल में ही, है ना, उसको रैंक आया है 744। एक आयुष शर्मा करके बच्चा है, उसको रैंक आया है 428, है ना। तो ये अच्छे रैंक्स हैं। फिर एक अखिलेश नारायण है जिसको 1145 भी आया है, ऐसे करके, है ना। तो ये रिलेटिवली अच्छे रैंक है। बाकी विद इन 5000 तो 22 के 22 बच्चे हैं, ऐसे करके, है ना। सर समझा? सर और कुछ बच्चों ने तो जेई मेन छोड़ दिया था, जैसे अपनी एक बच्ची थी ना प्रांशी गर्ग। यस सर, जिसने सब जेई मेन छोड़ दिया था, वो तो चली गई वहां। केमिस्ट्री में टॉप, बायो में 100 में से 100, मैथ्स में 100 में से 100। फॉरेन यूनिवर्सिटी में जा रही है वैसे करके, है ना। सर यस क्या कह रहा था, जैसे कि आप कह रहे थे कि मम्मी पापा की जो जितने भी जो 9th का सिलेबस है वो स्टेट बोर्ड से आ रहा है, महाराष्ट्र के। अरे नहीं बेटा, पीसीएम चेंज नहीं होता, हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है ना। और बायोलॉजी भी चेंज नहीं होता, मोर ऑफ लेस सेम। मतलब यू कांट चेंज द फंडे ऑफ, लेट्स से क्लास 9th में क्या होता है बेटा, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सारे बोर्ड्स में है ना, फिजिक्स में फॉर एग्जांपल, है ना। यस सर। तो मोर ऑफ लेस सेम सिलेबस होता है। तो चाहे तो एक बार स्टेट बोर्ड का बुक्स भी देख सकता है पीसी इसका, है ना। बट इज द सेम सिलेबस, है ना। जैसे मेनली तुम लोगों को जो मैंने मॉड्यूल्स दिए हैं ना, ये हम लोगों के मॉड्यूल्स, ये मेनली सीबीएसई बेस्ड है बेसिकली, है ना। हाँ सर, क्योंकि आगे जाकर वही काम आने वाले हैं ना।
हाँ हाँ, जो मेनली मॉड्यूल्स तुम लोग को मिले हैं उसमें चैप्टर का सीक्वेंसिंग भी वही है ना जो एनसीईआरटी में सीक्वेंसिंग है। हाँ सर, वही सीक्वेंस में दिए हैं सारे लेसन। हाँ हाँ सर यस बोलो बेटा। सर साइंस मैथ्स में वो फंडा तो सेम ही रहता है, लेकिन जो एसएसटी मैसेस्टी है उनके अंदर थोड़ा बहुत चैप्टर अलग हो सकता है। उसमें थोड़ा बहुत बहुत अलग डिफरेंट होते हैं सर। बट होमी बाबा में एसएसटी नहीं है बेटा। हाँ सर, उसमें तो खाली साइंस होता है ना। हाँ सर लास्ट टाइम मैं जब उधर मेरे एसएससी बोर्ड से इधर पे सीबीएसई में आया था तब सारा पूरा सब कुछ अलग था। ठीक, तो मैं ये महाराष्ट्र बोर्ड के बुक्स तुम लोग को अभी भेज देता हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप पे एनटीएससी के लिए। सर यही वो जो आप बता रहे थे कि जो आप 2 हफ्ते पहले की मतलब जो महाराष्ट्र बोर्ड का मटेरियल है जो आप भेजने वाले थे, ये वही है? तो उसमें काफी शॉर्ट्स में लिखा हुआ था, मैं देख रहा हूँ ना, मतलब हम लोग के पास जो मटेरियल है एनटीएससी का उसमें सिर्फ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसमें, है ना। बट मुझे नहीं लगता कि सिर्फ की पॉइंट्स पढ़ने होंगे यार उसके लिए, है ना। तो वही मतलब जैसे मैंने हिस्ट्री मेरे जो 9 चैप्टर्स है उसमें से मेरे 4 हो गए टोटल, और जो सिविक्स है उसमें से 5 में से मेरे 4 हो गए। ज्योग्राफी थोड़ा पीछे चल रहा है, बाकी सब ठीक ट्रैक पे है। हाँ, और मतलब ये उसमें जितने भी एनटीएससी के मटेरियल बने हैं ना हम लोग के पास भी जो बनाया है उसमें मेनली वो राउंड 2 के लिए बने हुए हैं, सेट मैट के लिए ऐसे करके, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग, क्वेश्चंस का मैं अलग सेट भी भेज दूंगा। बट यूजुअली मैं देखता हूँ कि भाई मैक्सिमम लोग क्या कर रहे होते हैं ना, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बुक से ही पढ़ रहे होते हैं ऐसा करके, है ना, मैक्सिमम लोग, है ना। तो मैं भी वही करता हूँ एक्चुअली। हाँ, सब लोग वही कर रहे होते हैं ना, सब लोग वही कर रहा होता है। जो लोग भी एनटीएससी की प्रिपरेशन करते हैं फर्स्ट राउंड के लिए वो महाराष्ट्र बोर्ड के बुक से ही पढ़ रहे होते हैं। सर वो पढ़ के क्लियर हो जाता है क्या बच्चे? सर वो खाली एनटीएससी का ही करके एनटीएससी क्लियर हो जाता है खाली ऐसे? ऐसा नहीं, मतलब उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ सब आता है ऐसे करके, मेंटल एबिलिटी आता है। बट फर्स्ट राउंड के लिए क्योंकि स्टेट कंडक्ट कराता है तो जो एसएसटी आता है, लेट्स से यू कैन से वो स्टेट बोर्ड का आता है ऐसे करके, है ना। देखो मैं तुम लोग के ग्रुप पे अभी सेंड भी कर देता हूँ, उसमें चारों बुक्स हैं बेटा, है ना। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस भी उसी का आता है क्या अपना एनटीएससी का? स्टेट बोर्ड। हाँ बच्चे बोलो। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपने क्या बोला था, वापस रिपीट करो। नहीं देखो मैंने कुछ नहीं बोला है, एकदम चिल रखो तुम, है ना। देखो तुम लोग के ग्रुप पे अभी मिल भी जा रहा है एनटीएसई राउंड आया ऐसा? यस सर। हाँ सर आया। तो इट इज जस्ट फॉर सर खाली हिस्ट्री और पॉलिटिक्स, हाँ अब आ गया सर, साइंस टेक्नोलॉजी भी आ गया। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स तो वही कॉमन ही है जो तुम लोग अपने इसमें भी पढ़ ही रहे थे, अपना सीबीएसई के भी कुछ टॉपिक्स हैं उसमें कॉमन ही टॉपिक्स हैं ऐसा करके, है ना। तो वो टॉपिक तुम लोग चाहो तो स्किप कर देना जो तुम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है ऐसा करके, है ना। नहीं सर, पर एसएससी के हिसाब से वो अंदर जो टॉपिक के अंदर रहते हैं वो सब अलग रहते हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हें लगता है ना। अच्छा ये शॉर्ट नोट्स में भेज दूंगा बेटा, है ना, एक बार ये सर। हाँ शॉर्ट नोट्स में भेज दूंगा अलग से ऐसे करके, है ना। सर इनके पीछे तो जो बैक आंसर्स रहते हैं वो उसके लिए एप्स भी बने हुए हैं एसएससी बोर्ड के लिए, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। अच्छा बढ़िया, बहुत अच्छा। वो ऐप से हम लोग वो आंसर्स भी हम लोग फाइन मिल जाते हैं। ऐप से आंसर भी पढ़ सकते हो, बट ऐप पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। एनटीएससी के लिए सिर्फ थियरी थोड़ा सा याद करना पड़ता है। फर्स्ट राउंड तो ऐसा मस्त ऑब्जेक्टिव टाइप ही होने वाला है, ऑब्जेक्टिव ही होता है ना फर्स्ट राउंड। यस सर, सो आई गेस सेकंड राउंड भी ऑब्जेक्टिव भी रहता है। आई डोंट, सेकंड राउंड पहले डिस्क्रिप्टिव होता था। चलो अभी मैं मीटिंग एंड करता हूँ बेटा, ये भी भेज दूंगा मैं आज पीरियोडिक टेबल का भी और कार्बेट्स कंपाउंड का सॉल्यूशंस भी, ठीक है। ओके बाय सर। बाय बाय। और एसएसटी का स्टेट बोर्ड वाला थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर।